ये शुरू करते हैं। Hi Gyani, welcome to This is a Narrative podcast. सिर्फ जानते नहीं है, हम लोग साथ में साइकिल से घर जाया करते थे। हम लोग स्कूल हमारा ग्रुप रहा है मतलब। इंट्रोडक्शन पूरा तो अभी तुम आधा इंट्रोडक्शन दे रही हो। ये जानते हैं शब्द बड़ा छोटा है यहाँ पे। जो है गर्मी की छुट्टियां साथ बीता करती थी, कंपनी गार्डन में सब लोग साथ 8-10 हमारा लोगों का ग्रुप था। मैं बस प्रोफेशनल होने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कैसे प्रोफेशनल हो पाऊंगा। चलो क्या देखो, मैं रश्मि से तो बात करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली अभी मैं नोएडा में एक प्रोडक्शन हाउस रन कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा सपने हम देखते हैं, तो ख्याली पुलाव पकाना। मैं अकबर बनाता, तो मैं स्टेज पे आता हूँ और कोई लड़की बोलती है कि अरे ये अकबर है, ये ढीला डाला सा। जब मैं स्टेज से नीचे उतरा हूँ, वही लड़की आके इतना तारीफ करती है। इसके पहले तक प्ले या इन चीजों को स्कूल में एक बोरिंग चीज मानी जाती थी। सिर्फ डांस करना बहुत कूल थे। जो बच्चे डांस कर सके वो कूल थे, और जो डांस नहीं कर सकते वो कूल नहीं थे। और मैं डांस नहीं कर सकता। तो फ्लाइंग के पहले एक मीम पेज था। ये है ही नहीं कि हमें यूट्यूबर बनना है, उसको हम सोचते थे फिल्म की तरह से, एग्जीक्यूट करते थे, तो वो हमें आता नहीं था कैसे करना है। पहले वो मेरा यश का अपना सिंकअप था, हमें पता होता कि हम लोग सेम तरह का काम करते थे। हम आपस में सब कुछ अपने दिमाग में रखेंगे तो किसी को पता कैसे चलेगा। अब इसको मुझे इन एक्टर्स को भी समझाना है। एक डीओपी है, अभी तो डीओपी होता नहीं था, नहीं होता था। अभी डीओपी है, उस डीओपी को भी बताना है। मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में सोशल मीडिया पे चलने वाली कोई अगर पॉपुलर सीरीज है तो वो है ग्राम विकास अधिकारी, और ये मैं इसके स्टैट्स दे सकता हूँ। मैं देखता हूँ डीओपी अपनी टीम को बहुत चिल्लाता है, बहुत डांटता है, उसकी टीम बहुत क्विक काम करती है। मैं भी चिल्लाता, मेरे जो लेडीज थे मैं खूब चिल्लाता था, डांटता था ये वो, क्योंकि सेट पे काम मैं मुझे लगता था शायद तेज करने का तरीका ही है कि डांटो चिल्लाओ। कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या ये मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्या अगर कॉमेडी स्क्रिप्ट है तो क्या मुझे खुद हंसी आ रही है, मतलब कि तुम्हें फील आ रहा है कि नहीं। अगर इमोशनल भी तो तुम्हें फील आ रहा है कि नहीं, तुम्हें वो भाव लग रहा है, भाव मिल रहा है तुमको जो निकल के आना चाहिए। चलो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। जी बताइए। Hi Gyani, welcome to This is a Narrative podcast. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Okay, my pleasure. Finally ये हो रहा है इतने टाइम बाद। लास्ट मैंने तुमसे कब कहा था? 3 साल पहले। क्या बोला था 3 साल पहले? 3 साल पहले इनवाइट किया था मैंने, अब जाके हो पाया ये। इसमें किसकी अवेलेबिलिटी का इशू था? काल करे सो आज करे, आज करे सो 1-2-3 साल बाद। तो हम शुरू करते हैं फिर। उसके पहले मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करा दूं कि मैं आपको स्कूल से जानती हूँ, लाइक वी आर स्कूल फ्रेंड्स। बहुत एकदम बचपन से जानती हूँ। सिर्फ जानते नहीं है, हम लोग साथ में साइकिल से घर जाया करते थे। हम लोग स्कूल हमारा ग्रुप रहा है मतलब। इंट्रोडक्शन पूरा तो अभी तुम आधा इंट्रोडक्शन दे रही हो। ये जानते हैं शब्द बड़ा छोटा है यहाँ पे। हाँ श्योर। जो है गर्मी की छुट्टियां साथ बीता करती थी, कंपनी गार्डन में सब लोग साथ 8-10 हमारा लोगों का ग्रुप था। उसमें वी शेयर अ वेरी बेस्ट फ्रेंड्स वाला ग्रुप है हमारा कॉलेज के टाइम पे। लकीली तुम आते रहते थे क्योंकि पास ही था, और हम लोग कॉलेज के टाइम में भी बहुत मिले हैं, तो हमारा जो ग्रुप था वो काफी स्ट्रॉन्ग, उसका जो रिलेशनशिप हमारा जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। यार असली टाइम तो देखो, सभी लोग वैसे भी चाहे गर्मी की छुट्टियां सर्दी की छुट्टियां, इसमें सभी फ्री होते थे। बाकी टाइम सब अपने अपने कॉलेज में होते थे। उस टाइम पे मैं आ ही जाता था। हाँ वही, तो हमारा मिलना तो बहुत ही आराम से होता था यार, काफी चीजें की हमने, तो हमारा एक अलग बॉन्ड है। तो ये पॉडकास्ट भी थोड़ा अलग होगा उसी हिसाब से। मैं बस प्रोफेशनल होने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कैसे प्रोफेशनल हो पाऊंगा। बस ट्राई कर रहा हूँ। मैं अपने आप को रोक रहा हूँ कि कैसे मैं अपने कोई फालतू बातें ना बोलूं जिसका कोई यूज नहीं है, जो मैं ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ। तो अभी तुम ये बता दो सीधे सीधे हाँ। कि अभी क्या कर रहे हो, मतलब क्या काम कर रहे हो? पॉडकास्ट दे रहा हूँ। अपने ऑफिस अभी मतलब कि अभी जो तुम्हारा काम है वो, इस जो पॉडकास्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या काम करते हो तुम? तो बेसिकली मैं थोड़ा सीरियस होने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली अभी मैं नोएडा में एक प्रोडक्शन हाउस रन कर रहा हूँ। तो हमारा प्रोडक्शन हाउस जो है हम दो पैरेलल्स हैं हमारे। एक है हमारा जो व्हाइट लेबल करते हैं, व्हाइट लेबल जो भी लेट्स से कोई एड फिल्म हो गया, किसी को प्रोडक्शन सपोर्ट होता है, जैसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जैसे वन ऑफ द बिग क्लाइंट वी हैव इज टाइम्स इंटरनेट। उनका कोई शूट होता है तो उनको हम प्रोडक्शन देते हैं जैसा भी उनको रिक्वायर्ड। अगर उनको फुल प्रोडक्शन चाहिए, मतलब डायरेक्टर डीओपी से लेकर सब कुछ चाहिए, तो वो हम देते हैं एज रिक्वायर्ड। या उनको सिर्फ जो है सिर्फ क्रू चाहिए, उनको उनका क्रिएटिव टीम उनकी होती है, तो वो हम देते हैं। तो ऐसे ही ये बेसिकली हम एड फिल्म से लेकर के और एवीज और जितने भी वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड
वीडियो प्रोडक्शन सॉल्यूशंस बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं, वन पैरेलल। सेकंड पैरेलल हमारा है यूट्यूब चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी जगहों पे हम हमारी टीम है जो कि काम करती है। शॉर्ट पहले हम यूट्यूब बेस्ड मतलब 20-20 मिनट्स के भी कंटेंट करते थे, फिर धीरे धीरे हमने जो है मास प्रोडक्शन को उतरे। मास प्रोडक्शन में ये हुआ कि हम पहले जैसे यूट्यूब पे बेस्ड काम करते थे, आज से 2-3 साल पहले, तो हम महीने में 4 वीडियोस किया करते थे। फिर आज से 1.5 साल पहले करीब हमने थोड़ा सा कंटेंट को और मास प्रोडक्शन किया और ज्यादा हायरिंग की। अब हम वहां से 30 वीडियोस पर मंथ करने लगे। इवन हमने 45 वीडियोस पर मंथ तक कभी अचीव किया है, जिसमें हम मतलब हमारी करीब जो है नजर बट्टू के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो हमारी ओवरऑल टीम उनके साथ कोलैबोरेशन के बाद हो गई अराउंड 40 लोगों की टीम हो गई, तो जिसमें हम 45 वीडियोस पर मंथ तक प्रोड्यूस करने लगे थे। फिर अभी हमने रिसेंटली फिर ट्रेंड एक देखा, क्योंकि ट्रेंड के साथ बदल भी रहे हैं कंटेंट को। अभी जैसे रिसेंटली देखा कि अभी ट्रेंड अब थोड़ा सा रील की तरफ शिफ्ट हो रहा है पिछले कुछ सालों से। इवन मेटा भी बहुत तरफ समय से पुश कर रहा था कि आप थोड़ा और शॉर्ट और माइक्रो कंटेंट, मतलब मेरे लिए माइक्रो है, वो शॉर्ट कंटेंट दुनिया के लिए है, जब रील है, रील मेरे लिए माइक्रो कंटेंट है। तो हम थोड़ा सा रील की तरफ पुश कर रहे हैं अपनी टीम को। अब हम थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट मतलब 5 से 6 मिनट का जो कंटेंट था उसको कम करके अब हम 1.5 मिनट 2 मिनट के कंटेंट पे ले आ रहे हैं। तो वो अब ऑलमोस्ट अभी 1 महीने से स्टार्ट हुआ, तो पर मुझे लग रहा है कि वो हमारी टीम कम से कम मोर देन 100 वीडियोस पर मंथ प्रोड्यूस करेगी अब इसको। और तो ये 2 पैरेलल है बेसिकली जिनमें हम काम कर रहे हैं, एक है सोशल मीडिया और दूसरा है हमारा वीडियो प्रोडक्शन, मतलब वीडियो प्रोडक्शन सॉल्यूशंस में एडफिल व्हाइट लेवल जिसको हम कहते हैं। ग्रेट, यानी कि आपका फ्लाइंग तीर है और एक वाइट लेवल प्रोडक्शन हाउस आपका है। हाँ। फ्लाइंग तीर अकेला नहीं है। फ्लाइंग तीर अभी थोड़ा फेसबुक पे सबसे ज्यादा नोन वही है, और हमें लोग अभी फ्लाइंग तीर के नाम जानते हैं, पर इसके पैरेलली भी हमारे कुछ और चैनल हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल और है, सोशल एक्सप्रेस। सोशल एक्सप्रेस भी अभी नया ही है, पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं उस पे। एक हमारा एक और प्लेटफॉर्म है किस्से कहानियां करके, वो उसकी पूरी वो हम ऐसा, उसकी दूसरी टीम है, वो हमारी टीम उसमें काम नहीं करती। मी एंड माय को-फाउंडर यश, वी आर जस्ट द इन्वेस्टर इन दैट, और उसमें हम बस उसको हम ऊपर से मैनेज करते हैं। और तो इस तरह से 3-4 चैनल है। नजर बट्टू के साथ हमारे कोलैबोरेशन में हमने एक और प्लेटफॉर्म खोला है, नजर बट्टू सोशल। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स रन हो रहे हैं। अभी विजिबली जो ज्यादा विजिबिलिटी में दिखता है वो है फ्लाइंग तीर सोशल मीडिया पे। एंड यू आर फेमस। हाँ, मतलब मेरे कई सारे जानने वाले, फेमस आपको पता ही हो गया फेमस है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि मेरे कई सारे जानने वाले नहीं, जैसे मेरे दोस्त जो मुंबई में साथ में थे, मेरा जो जूनियर था वो बोला अच्छा ये आपके फ्रेंड्स हैं, जानते हैं, और तुम लोग को तो मिलते ही रहते हैं। भगवान की दया से पिछले 2 सालों में, एक्चुअली पिछले 2 सालों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ी है हमारी, और बढ़ी इसलिए शायद फेसबुक पे ना काफी रीच अभी हमारी बढ़ी है रिसेंटली। पिछले 2 साल की बात करूं अगर मैं, तो बस कुछ वीडियोस 150-160 मिलियंस भी गई है, और ओवरऑल मंथली रीच 400-400 मिलियन पे गई है, जो मंथली पेज की रीच है। तो इससे मुझे लगता है कि जैसे अभी मुझे लगता पहले आज से 3 साल पहले नोएडा के रीजन में लोग काफी जानते थे, क्योंकि हम नजर बट्टू के साथ काम करते थे, तो नजर बट्टू की रीच एनसीआर रीजन में काफी थी। इवन मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जो मैं अपनी लहजा जो भाषा में बोलता हूं अपने कंटेंट में, वो प्रयागराज, लखनऊ, इस रीजन में उतना लोग नहीं जानते थे। अब मैं पिछले 2 साल में जाता हूं, खासकर अभी मैंने रिसेंटली जो देखा है, तो इधर रिसेंटली जो है काफी मैंने देखा है उधर रीच बढ़ी है, लोग थोड़ा सा हमारे कंटेंट को देखना ज्यादा शुरू किए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज रही है, मतलब आई फील ब्लेस्ड अबाउट दिस। ठीक है, तो यहाँ ना हम थोड़ा को फाउंडर की भी बात कर लेते हैं, यशवर्धन सिंह की, जो आपके, मतलब मुझे तो तुम दोनों ट्विन लगते हो, हमेशा साथ। अब तो तुम लोग इतने साथ रह लियो कि काम भी, हर तुम लोग का सोचने का तरीका भी मुझे लगता है सेम ही होगा। पहले हरकतें तो सेम थी, अब सब कुछ सेम हो गया होगा। तो या हमारा जो ग्रुप था स्कूल का, उसमें यशवर्धन भी था, और ऑफ कोर्स तो तुम दोनों उस वक्त से साथ हो, लाइक बचपन से साथ हो आज तक। तो थोड़ा बहुत अपने को फाउंडर के बारे में बता दो, इसके साथ ही फिर हम स्कूल भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्कूल से ही फ्रेंड है, तो उसके साथ फिर। तो देखो बेसिकली अगर मैं यश की बात करूं, तो ये हमारा जो स्कूल का ग्रुप था, तो आज तक मुझे लगता है मेरे जितने स्कूल के क्लोज फ्रेंड थे, आज तक भी मैं सबसे कनेक्टेड हूं, और उसमें जिसमें सबसे ज्यादा समय कनेक्टेड सबसे ज्यादा जिसके साथ रहा हूं यश है, क्योंकि हम लोग ने साथ में काम भी स्टार्ट किया, और
तो जब हम लोग बेसिकली हमारे अंदर कॉमन क्या था, जब हम स्कूल में थे तो सबसे ज्यादा सपने हम देखते थे। मतलब कि होता नहीं, ख्याली पुलाव पकाना, बैठ के दो लोग सपने देख रहे हो, तो हम दो लोग सबसे ज्यादा सपने देखते थे। और सपने सब लोग सभी देखते हैं, हर बच्चा सपने देखता है, पर शायद हमारे सपने कुछ अलग तरह के होते थे, शायद हम ज्यादा सिंक अप हो पाते थे। दूसरी बात जो है, एक होता था कि एक सिमिलर तरह की चीजें करना, वो शायद वो कहीं ना कहीं साथ में था, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते रहे। हमने शायद 7th 8th में सोचा था कि हाँ कुछ ऐसा करते हैं। एक फिल्म आई थी, शाहरुख खान की फिल्म थी, कौन सी थी यार, जिसमें लोग डांस परफॉर्म करते हैं, यश चोपड़ा की फिल्म थी, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर। कौन सी फिल्म थी यार? दिल तो पागल नहीं, दिल तो पागल है, दिल तो दिल तो पागल। पागल ही थी। तो दिल तो पागल में वो लोग वो उनका वो क्या करते थे, सिटी सिटी में अपना डांस परफॉर्म करते थे और उनका बेसिकली एक शो क्रिएट करते थे। पर ऐसे एक दिन हम लोग शायद 7th 8th की बात है, तो पता नहीं, ऐसा फालतू का एक सपना होता है ना, तो वहां से यार सोचा हम लोग ने, यार ऐसा कुछ करते हैं हम लोग भी। डांस हम दोनों में किसी को नहीं आता था, पर ऐसा सोचा कि हाँ यार, क्योंकि इट्स जस्ट कि कोई भी चीज देखे बहुत जल्दी एक्साइट होते थे, यार ऐसा करते हैं। क्योंकि रास्ता नहीं पता था कभी कि क्या करना चाहिए, तो जो दिखता था वो सोचते थे हाँ यार ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो फिर मतलब ये शुरुआत थी। फिर आगे चल के फिर जैसे एक स्कूल में प्ले किया, 6th 7th में हम लोग ने प्ले किया था कलयुग की रामायण, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। 6th 7th में नहीं था वो, 10th में था, 10th 11th। पहली बार किया था 7th में, तो जिसके बारे में 7th में तो मैं थी यार, 7th में ही तो मैं आ गई थी। 7th में नहीं नहीं, वो दूसरा प्ले था। वो प्ले टीचर्स डे का था, उसके वो शुरुआत थी बेसिकली। हाँ वो हाँ शुरुआत थी, पहली बार कुछ सारे किए, मतलब एक मैं जिससे जो मुझे याद है, जिसमें मतलब कि कुछ बेसिकली उस समय ये नहीं पता था कि प्ले अच्छा, कर। कलयुग की रामायण अलग है, वो महाभारत, वो शायद अनारकली वाला था। हाँ हाँ, वो दूसरा था, अभी उस पे आता हूँ मैं, अभी तुम सॉरी सॉरी, तो मुझे नहीं पता कलयुग की रामायण, हाँ बताओ। बेसिकली मैं उससे और पहले आता हूँ, और पहले आता हाँ हूँ। एक ना छोटी सी स्किट की थी क्लास 4th में मैंने, उसमें यश भी नहीं था। तो वो मेरे शायद मेरी लाइफ का पहली स्किट थी क्लास 4th में। एक छोटा सा जोक था कोई, उसी जोक को ऐसा कुछ तो शायद टीचर्स डे या कुछ था, उस या चिल्ड्रंस डे था, कुछ था। मैंने 2-3, मैं था, निखिल था, 2-4 लोग लड़के थे, हमने कुछ कुछ ऐसा परफॉर्म करके, हाँ भाई तू ये डायलॉग बोलेगा, तू ये डायलॉग बोलेगा। और अच्छा कॉस्ट्यूम में क्या था, स्कूल ड्रेस ही थी, कुछ था तो नहीं। तो उसी में हमने क्या किया कि थोड़ा डिफरेंट लगने से, कोई दूध वाला बनाया तो टाई को ऐसे सर पे लगा लिया। छोटी छोटी चीजें थी, एक क्लास 4th में पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग से सोचो, तो उसके हिसाब से हमने वो वैसे करके कुछ कुछ किया। तो आज मैं वो देखता हूँ तो आज मैं सोचता हूँ वो मेरा स्टार्ट था, वो मेरा पहला वीडियो प्रोडक्शन था। तो उसके बाद फिर वहां से फिर 7th में हमने किया एक छोटा सा स्कूल में, वो थोड़ा और समझ आई, तो 7th में एक और थोड़ा स्क्रिप्ट बनाई, एक कलयुग की रामायण बनाई, वो टीचर्स को काफी पसंद आया। फिर अब जो सबसे पर ये सब करते करते पता नहीं था कि ये मुझे ये करने में मजा आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है, मतलब ये नहीं पता था कि इसमें कुछ स्कोप नहीं दिखता था। इट इज जस्ट कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी। फिर शायद क्लास 11th था, छोटे छोटे और भी प्लेस किए थे। क्लास 11th में मैंने किया, एक स्क्रिप्ट लिखी थी, वो शायद हाँ फेयरवेल था, हम लोग 11th में 12th को हम फेयरवेल दे रहे थे, ऐसा ही कुछ था शायद, या फिर कोई, मैं एग्जैक्टली वो इवेंट भूल गया हूँ क्या था। उसमें हमने एक अकबर का प्ले किया था कि हाँ अकबर है और हाँ, अनार ये शायद 2 बार हुआ था, सेकंड पता नहीं याद नहीं मुझे, बेसिकली लेकिन उसकी कुछ हाँ कहानी थोड़ी सी अपने हिसाब से, उस समय जो दिमाग था, उस दिमाग के हिसाब से थोड़ी क्रिएटिव कहानी बनाने की कोशिश की थी। और वो प्ले ऐसा रहा कि जैसे कि इसके पहले तक प्ले या इन चीजों को स्कूल में एक बोरिंग चीज मानी जाती थी। सिर्फ डांस करना बहुत तो कूल थे, जो बच्चे डांस कर सकते हैं वो कूल थे, और जो डांस नहीं कर सकते वो कूल नहीं थे। और मैं डांस नहीं कर सकता था, हाँ। पर वो प्ले स्टार्ट होने के बाद मैंने, मुझे बाद में से रिकॉर्ड आज भी याद है, छोटे छोटे फोन आते, उसमें कोई रिकॉर्डिंग थी, कोई मैं अकबर बना था। तो मैं स्टेज पे आता हूँ और कोई लड़की बोलती है कि अरे ये अकबर है, ये ढीला ढाला सा। हाँ, और उसके बाद वो प्ले होता है, वो परफॉर्मेंस होती है, और उसके बाद जब मैं स्टेज से नीचे उतरा हूँ, वही लड़की आके इतना तारीफ करती है, ये वो सारे टीचर्स, सारे लोग। तो वो जो टाइम था उस दिन, मुझे ऐसा लगा यार कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू मोर। मतलब वो, और अब मैं देखता हूँ कि यार वो एक अच्छी चीज थी कि हमने बैठ के स्क्रिप्ट लिखी, हमने उसको डायरेक्ट किया, उसमें पता ही नहीं था कि स्क्रिप्टिंग एक अलग चीज होती है।
उसमें अब मैं देखता हूँ तो वो लोग होते काफी हैं वो था, मतलब मैं भी रही हूँ पूरे टाइम उसमें। तुरंत मतलब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, कि साथ साथ में सारे डायलॉग्स भी लिखे जा रहे थे। हाँ हाँ, तो सब कुछ हो रहा था। वही चीज है कि वो अब मैं उसको अब देख रहा हूँ तो हाँ यार, ये उसमें स्क्रिप्टिंग भी थी, वो पूरा डायरेक्शन भी था, स्क्रीन प्ले बनाया गया था, फिर पूरा सारा एक्ट तैयार किया गया था, म्यूजिक, इवन म्यूजिक ऐसे नहीं कि सिंपल प्ले कर दिया, प्रॉपर म्यूजिक भी कि कोई ये एंट्री करेगा तो ये गाना होगा, वो एंट्री अनारकली एंट्री करेगी तो ये गाना होगा, अकबर की एंट्री पे ये होगा, क्लाइमेक्स में ये गाना होगा, तो सब कुछ पूरा प्रॉपर वैसा बनाया था। तो वो चीज उसकी जब लोगों ने अप्रिशिएट किया, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने भी, मतलब हमारे जितने भी क्लासमेट्स थे, जूनियर्स थे, सीनियर्स थे, तो वो उस दिन लगा यार दिस इज समथिंग, इसको मैं और करूंगा। तो वहां पे फिर वो प्ले यश ने भी अपने कॉलेज में किया और मैंने अपने कॉलेज में किया, वो हमने 3-4 बार वो प्ले किया। और फिर धीरे धीरे फिर मैंने, यश ने कॉलेज में एडमिशन लिया, हमारे कॉलेज अलग अलग थे, पर दिमाग में दोनों को ये था कि हाँ यार ये हमें और करना है। तो अब पैरेलली कॉलेज में थे उस समय, तो यूट्यूब वगैरह का कोई जमाना कुछ ऐसा था नहीं, तो बस ये था कि कोई कैमरा मिल जाए तो कुछ कुछ ऐसे शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, हर गर्मियों की छुट्टी में मैं और यश मिलते थे तो कुछ भी ऐसे शॉर्ट फिल्म बनाते थे। और उस समय तो बिना ऑडियो की शॉर्ट फिल्म बनाते थे कि सिर्फ म्यूजिक पे टेक्स्ट बेस्ड, क्योंकि वही, कोई फिल्म स्कूल नहीं था ना, कुछ कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे करना है। फिर थर्ड ईयर में मुझे एक छोटा सा कॉलेज की एक छोटी किसी चीज की डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी। तो मेरे यहाँ एक दूसरे यूनिवर्सिटी के एक टीचर आए, मतलब वाइस चांसलर आए थे, टीचर नहीं, वाइस चांसलर आए थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने अप्रिशिएट करने के लिए बोला कि हमारे कॉलेज की, हमारी यूनिवर्सिटी की एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तो उन्होंने बोला कि यार मैं किसी प्रोफेशनल से नहीं, अब मैं किसी स्टूडेंट से बनवाऊंगा, जो मेरे लिए बहुत ही पता नहीं, वो भगवान की दया थी कि वो, क्योंकि मेरा काम ऐसा कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं था, इट इज जस्ट कि आई वाज डूइंग इट। तो वो देख के उन्होंने बोला कि मैं भी अपने यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्री इस बच्चे से बनवाऊंगा, इस स्टूडेंट से बनवाऊंगा। अब वो प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा था, क्योंकि मेरे कॉलेज से बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट था, वो बड़ा था, तो मैंने यश से बात की कि यार ये करते हैं, और यश करीब 1 महीने के लिए आ गया मेरे कॉलेज में। हम लोग इतना ज्यादा कुछ खास पढ़ाई वढ़ाई तो करते थे नहीं तो 1 महीने के लिए आ गया। और पैसे भी उन्होंने बोले कि आप कितना लोगे, तो पता ही नहीं था कितना पैसे बोलूं। तो कॉलेज में यार कितना, 2,000 रुपए में तो आप पूरा महीना चला लेते थे खर्च, या फिर शायद इससे भी कम में। तो हमने बोला कितना बोले यार, कितना बोले, तो मैंने यार डिसाइड किया 30 बोल देते हैं। हाँ 30 बोल दिया, तो 30,000 में रेडी हो गए। तो 30,000 में रेडी हो गए तो हम लोग भी खुश, फिर किसी दोस्त से कैमरा उधार मांगा, और वो डॉक्यूमेंट्री की कहानी कैसे वो बनाई, वो एक अलग टास्क रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस एकदम नहीं था कोई भी चीज करने का। वीडियो करने का एक्सपीरियंस था, ऑडियो कैसे करना ये नहीं पता था। वो विद इन द प्रोसेस ही सीखा, उसी किसी से प्रोजेक्ट लेके उसके प्रोजेक्ट में जाके सीखा कि ये कैसे करना है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर जो है हमारा फाइनल ईयर आ गया था, यश का भी प्लेसमेंट का टाइम था, मैं भी अपना, क्योंकि अब थोड़ा जॉब और भाई ये भी देखना था, पैसा भी कहीं से अपनी नौकरी वोकरी किया जाए। तो फिर उनका सेम उस यूनिवर्सिटी में उनके यहाँ जो मीडिया सेल के हेड थे, उन्होंने पूछा कि इस साल हम थोड़ा सा उसको डॉक्यूमेंट्री के थोड़े और ग्रैंड लेवल पे बनाना चाह रहे हैं, और आप लोग से ही कराना चाहते हैं वाइस चांसलर साहब। तो पर हमारा भी प्लेसमेंट का टाइम था, हमने बोला यार क्या करें, फिर यश ने बोला यार कि नहीं, अब हम दोनों ही सोचा था यार नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब थोड़ा सा अपना करियर वरियर भी सोचते हैं ये वो। तो फिर ये हुआ कि यार चलो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, ज्यादा पैसा बोल देते ताकि वो खुद ही मना कर दे, ताकि हम खुद से ना मना करें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार 1 लाख बोल देते, पक्का मना कर देंगे, 1 लाख तो कौन ही देगा हमें, हमारी कौन सी ऐसा क्या ही हम कर देंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, और मैंने उनसे 1 लाख बोल दिया, और वो 1 लाख पे भी रेडी हो गए। तो अब फोर्थ ईयर के कॉलेज, फोर्थ ईयर में 1 लाख रुपए कोई तुम्हें दे रहा है, वो इतनी बड़ी चीज हो गई। मैंने कहा चल भाई फिर छोड़ो तैयारी हो रही है, आओ फिर बनाते हैं। फिर यश आ गया 1 महीने के लिए फोर्थ ईयर में, फिर हमने वो डॉक्यूमेंट्री की। तो दैट वाज समथिंग कि जहां से फिर हमने उस पैसे से हमने अपना पहला कैमरा परचेज किया, और अब तक हमें थोड़ा ऑडियो वीडियो थोड़ा समझ में आ गया था कि कैसे होता है, थोड़ी एडिटिंग सीख गए थे। पर ये नॉन फिक्शन था डॉक्यूमेंट्री, तभी फिक्शन बनाना नहीं सीखा था जो हमने धीरे 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 फिर अपने जॉब हम दोनों ने करी, फिर साथ में धीरे धीरे मतलब उसने बैंगलोर में जॉब थी यश, फिर नोएडा आया, अब मैं नोएडा में जॉब कर रहा था, फिर साथ में जॉब करते चलिए करते चलिए मुझे भी जाएंगे। बीच में तो मुंबई भी गए थे, तुम्हारी मुंबई की स्टोरी मुझे याद है कि तुम्हें मुंबई जब गए थे तो तुम्हें सूट नहीं की थी मुंबई, फॉर द सेम रीजन, इसी के लिए शायद गए थे, आईटी से पहले, टीसीएस ज्वाइन करने से पहले। उसमें मुझे वो जानना है कि वहां पे क्या हुआ था, वो क्या सोच के गए थे मुंबई का।
टीसीएस की ज्वाइनिंग में भी ठीक ठाक टाइम था। हम्म। और मतलब मुझे पता था कि अभी टाइम है, 6-7 महीने मेरे पास टाइम है, कॉलेज खत्म हो गया था, 6-7 महीने मुझे लगा मेरे पास टाइम है जब तक ये टीसीएस ये ज्वाइनिंग है। मैंने कहा यार थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ। मैं मुंबई गया था, मेरा भाई आया था, मेरा भाई थाईलैंड में रहता है, तो वो इंडिया आया था। हमारा प्लान था कि पापा मम्मी मेरा भाई विद फैमिली, हम लोग का प्लान था कि हम लोग रहेंगे, जो है शिरडी जाएंगे और मुंबई में गणेश जी के दर्शन और 3-4 मंदिरों का हमारा पैकेज था, सब लोग मिल रहे हैं तो सब जगह घूम के आएंगे। और मैं मुंबई गया था पापा मम्मी के साथ में। हम्म। और उस एक हफ्ते की ट्रिप के टाइम पे ही कहीं पे कुछ एक फेसबुक किसी ग्रुप में कहीं पे इंटर्नशिप का कुछ आया कि भाई ये कोई इंटर्नशिप है। तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो पापा मम्मी सारे लोग कहीं घूमने जा रहे थे, तो मैं वहां नहीं गया। मैंने कहा मैं जाता हूँ, इंटरव्यू दे के आता हूँ, उनसे मिल के आता हूँ। लोग बोला ठीक है। मैं इंटरव्यू देने गया और उनको वहां पे वो स्टोरी अलग थी, तो उसमें उनको मतलब मैं सिलेक्ट हो गया उसमें इंटर्नशिप के लिए। तो उनको बेसिकली डॉक्यूमेंट्री अपने कुछ प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट कंपनी, तो उनको कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, मीडिया कंपनी नहीं थी। उनका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट था जो ये वीडियो प्रोडक्शन का काम करती थी। उनको अपने कुछ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री, एड फिल्म जो मार्केटिंग टीम बनाती थी उसके लिए उनको उसमें इंटर्नशिप के लिए कोई बंदा चाहिए था। तो फिर पापा सब लोग हम लोग घूम के आए, शिरडी वगैरह भी घूम के आए। मैंने कहा अभी मैं थोड़ा यहीं रुकूंगा, आप लोग जाइए। पापा मम्मी कहा ठीक है चलो। फिर वो लोग सब अपने अपने चले गए वापस और मैं वहां रुका। तो 3 महीने करीब मैं वहां था। और फिर मुझे लगा कि मतलब कई वजह से, मतलब मैंने सोचा कि नहीं यार अभी वो काम मुझे उतना सूट नहीं कर रहा जो मैं बेसिकली कर रहा था। क्योंकि कहीं ना अब जो मैंने पिछले अपनी स्टोरीज बताई, मैं जो भी कर रहा था ना हर जगह मैं लीड कर रहा था, मैं टॉप पे था। और मैं कहीं ना जो मुझे लग रहा था अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं छोटे छोटे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये वाला शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि या तो मैं 17-18 साल की उम्र में वो काम करने लगता है, और जब मैं क्या नाम है इंजीनियरिंग कर ली है तो अब एक सर्टेन लेवल तुम अचीव कर लेते हो। और मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज कर ली, कुछ शॉर्ट फिल्म्स कर ली थी। तो अब मैं जो वहां काम कर रहा था, मुझे वो जो इंटर्नशिप में मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था नहीं यार ये करने में मजा आ नहीं रहा है, जो मजा मैं सोच रहा था आएगा वो आ नहीं रहा है। तो मैंने सोचा यार करूंगा तो अपने से ही करूंगा। तो मैं अपना जॉब ज्वाइन करता हूँ। मैंने जो है सॉफ्टवेयर में जॉब ज्वाइन की। और उसके बाद पैरेलली अपना उस समय तक फिर यूट्यूब का स्टार्ट हो गया था कि हाँ भाई यूट्यूब चैनल, यूट्यूब भी कुछ होता है ऐसा। आई थिंक 16 की बात है कि हाँ भाई यूट्यूब पे भी कुछ ऐसा आप कर सकते हो। तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया जॉब के साथ साथ में। ओके। तो मुंबई का इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस रहा? नहीं, ऐसा मुंबई मेरा कोई बहुत ज्यादा खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। और मतलब आई डिडंट लाइक इट। हाँ, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं मैंने पसंद है। सोचा मैं मुंबई दोबारा जाऊंगा, पर जाऊंगा किसी, जब भी जाऊंगा तो कुछ बन के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। इसके बाद फिर आईटी ज्वाइन हो गया, तब नोएडा में ही थे? हाँ, और आईटी के साथ मैंने बैंगलोर में अपना था? पैरेलली मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ओके, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था कौन से ईयर में? टेक्निकली मतलब ऑन एंड ऑफ टाइप से, ऐसे कि आप जॉब कर रहे हो तो थोड़ा सा जॉब में भी मजा आने लगता है, कुछ कुछ जैसे होता है मजा, एज इन की नॉट मजा काम का मजा नहीं, मतलब जॉब के साथ। क्योंकि आप थोड़ा भ्रमित होते हो, 4 नए दोस्त बनते हैं, इधर उधर घूमते हो। ट्रेनिंग के लिए मैं त्रिवेंद्रम गया, तो वो थोड़ा सा 1-2 साल का एक नया कर्व स्टार्ट हुआ। यश भी बैंगलोर में था, तो अब क्या था कि अकेले कुछ ऐसा स्टार्ट करना कुछ भी मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। यश भी बैंगलोर में था, यश अपना उधर अपना कुछ 1-1.5 साल अपना जॉब और लाइफ अपना धीरे से डेवलप कर रहा था। थोड़ा कुछ कुछ पैसे भी हमें सेव करने थे ताकि हम स्टार्ट कर पाए कुछ। तो फिर यश उधर अपना जॉब कर रहा था, मैं यहाँ कर रहा था। फिर करीब आई थिंक 16 में यश बैंगलोर से नोएडा आया और जॉब छोड़ के उसने इवन अपनी जॉब को डाउनग्रेड किया। हाँ, कि हम लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। वो डेवलपर था, डेवलपर से वो टेस्टर बन गया। तो अब फिर यहाँ पे फिर हम लोग ने कहा अब भाई स्टार्ट करते हैं यूट्यूब चैनल। तो अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया हमने 2016 या 17 आई गेस, जब हमने बेसिकली हम अपना दिन भर ऑफिस, फिर हम अगला 2 साल करीब हमारा ऐसा चला, दिन भर ऑफिस, शाम को आके स्क्रिप्टिंग, संडे शूट, बाकी 3 दिन एडिट। तो पूरा पूरा हमारा पूरा डे ऐसे पैक होते थे हम लोग। कुछ कुछ मतलब
कुछ नहीं करते थे, नो पार्टी, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं। उससे बहुत उस समय वो कुछ रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, बट इट इज जस्ट कि वी वर डूइंग इट कॉन्स्टेंटली, बस हम करते जा रहे थे करते जा रहे थे। संडे शूट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उसका एडिट, फिर फिर जो है थर्सडे पोस्ट, फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की तीनों नाइट जो है अगली वीडियो की स्क्रिप्ट, फिर वापस से संडे शूट। संडे शूट इसलिए रखते थे क्योंकि सारे फ्रेंड्स ही काम करते थे वीडियोस में, और तो कोई करता नहीं था हमारे साथ, तो उन सबकी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे या संडे में, मोस्टली संडे हमारा शूट होता था। तो ये पूरा हफ्ता ऐसे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल लगातार ऐसे 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 चलता रहा। बट उस वक्त मुझे लगता है थोड़ी बहुत तो रीच हो ही गई होगी ना, मतलब वो जो 2-3 साल था, मतलब 2016 से शुरू हुआ था, हाँ, पर पर ये 16 जो से नहीं, था वो वो कितने शुरू हुआ साल था चला? 2017 से, 17 से। 17 से शुरू हुआ था, तो ये फिर कितने साल चला था इस तरह 16 से? में हमने एक्चुअली 16 में एक्चुअली हम लोग ज्यादा अपना थोड़ा, अभी हमने कुछ भी वीडियो रिलेटेड कुछ भी नहीं स्टार्ट किया था हम, पर इट इज जस्ट कि हम लोग अलग अलग थे, तो हमने एक मीम पेज स्टार्ट कर दिया था। तो फ्लाइंग तीर पहले एक मीम पेज था बेसिकली। 16 पूरा 16 से एज अ मीम पेज था, क्योंकि बस ये था कि कुछ करते रहना है, मतलब कीड़ा था कि कुछ कुछ होते रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ हो ना रहा हो कुछ एक लकड़ी ले पैरेलली लिए रहना था हमेशा। तो ये वाला जो प्रोसेस फिर कितने दिन दिन चला? तो ये जो आप बता रहे हो, ये जो शेड्यूल था अभी आप लोग कंटिन्यूअसली बना रहे थे, 2017 से शुरू हो गया, हाँ, फिर तो से बनाना बनाना कितना चला, और फिर मतलब फ्लाइंग के मतलब स्टेब्लिश हो ऑलमोस्ट गया, आईटी जॉब हट गई है, आईटी जॉब ऑफ हो गया है, अब पूरी तरीके से फ्लाइंग थी एंड यूट्यूब पे आप लोग एक्टिव हो। तो बेसिकली 17 और हाफ ऑफ द 18, हाँ, तो हम्म। ऑलमोस्ट 1.5 साल हम लोग पैरेलली ऐसे करते, ग्रोथ हुई थी ऐसा नहीं है, और 1 लाख सब्सक्राइबर तो हो गए थे उसी टाइम पे। पर वही है कि बेसिकली हम देखो, दो चीज थी उसमें, या तो हम वैसे ही चलते रहते, ऐसे चलते रहते जो कर रहे थे, और हम ना थोड़ा अनस्किल्ड तरीके से काम कर रहे थे। हमारी जो थॉट्स हमेशा से थी वो थोड़ी फिल्म फिल्म जैसी थी, कि हम यूट्यूब कभी भी हमारा मेजर ये एम था ही नहीं कि हमें यूट्यूबर बन जाना है। हमारा हमेशा से एम ये था कि हमें फिल्म बनानी है। अगर हम सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब करना चाहते तो हम यूट्यूब पे वैसे ही उस समय जो काम कर रहे थे वही हम कंटिन्यू रखते हैं, अनस्किल्ड तरीके से वैसे ही, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल इंपॉर्टेंट नहीं रही है सोशल मीडिया पे। आज के टाइम पे आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट रहा है, कि आप कंटेंट कितना, वो भी कंटेंट भी स्किल है, राइटिंग स्किल है, उसको स्किल एज इन की टेक्निकल स्किल की मैं बात कर रहा हूं। तो हमारे पास टेक्निकल स्किल नहीं थी, और हमें सीखना था एक फिल्म बनाना कैसे बनाना है। तो वो ये पहले हम करके, हमारे जो कॉन्सेप्ट होते थे थोड़ा हम फिल्म टाइप के, दिमाग में हमेशा फिल्म होती थी, और उसको हम फिल्म एज इन की शॉर्ट जो 20 मिनट की कॉमेडी जो करते थे हम वो थी, पर उसको हम सोचते थे फिल्म की तरह से। अब उसको जब एग्जीक्यूट करते थे तो वो हमें आता नहीं था कैसे करना है, तो बहुत ही ज्यादा ही मतलब कि थोड़ा सा खुद ही को लगता था यार ये दिख नहीं रहा है वैसा जैसा हम दिमाग में सोच रहे थे। तो फॉलोअर्स भले, सब्सक्राइबर भले 1 लाख के ऊपर हो गए थे, पर वो मजा नहीं आ रहा था। और ये लग रहा था यार कि ये क्योंकि हम इवन जॉब में भी हम ठीक ठाक अर्न कर रहे थे, तो हमें चाहिए भी था ये पैसा भी अच्छा होना चाहिए, और सही से आप जो काम करो वो काम भी सही होना चाहिए। तो फिर मैंने बीच में क्या हुआ कि मुझे कंपनी ने हैदराबाद भेज दिया 1.5 महीने के लिए, तो मैं 1.5 महीने वहां चला गया, फिर काम रुक गया। अब काम रुक गया, हैदराबाद चला गया, फिर मैंने 1.5 महीने से ज्यादा रुकने लगे। मैंने कहा भैया अब मैं चल रहा हूँ, 1.5 महीना हो गया, टाटा। फिर मैं वहां से वापस आया, और मैंने अब डिसाइड किया अब ये छोड़ ही दूंगा जॉब, अब ये चलेगा नहीं ज्यादा दिन, क्योंकि ये आज यहाँ भेज दिया कल वहां भेज दिया, ये सब चल नहीं पाएगा मेरा। इससे मेरा जो मेरा हम अब पैरेलली प्लान करें, इतना टाइम दे दिया है वो उस पर टाइम दे नहीं पा रहे हैं। तो फिर मैंने 2018 के आई थिंक सितंबर, आई थिंक जुलाई या अगस्त में मैंने रिजाइन कर दिया। और 2-3 महीने का नोटिस पीरियड जो होता है, 8-10 इन कंपनीज को आजकल 1-1 साल का नोटिस पीरियड होने लगा, 3 महीने का था। तो बेसिकली फिर वो खत्म हुआ, फिर मैंने जॉब छोड़ने के बाद फिर आई थिंक 1-1.5 महीने और काम किया। फिर मैंने नजरबट्टू उस समय काफी एनसीआर में एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो गया था, जो यूट्यूब में भी काम कर रहा था और सेम वो व्हाइट लेवल भी कर रहे थे, दो जिस तरह आज हम जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन किया। व्हाइट लेवल कुछ और तुम्हारा नाम है कि व्हाइट लेवल कुछ कैटेगरी? व्हाइट लेवल बेसिकली आप जब भी कोई भी किसी ब्रांड के लिए कोई काम करते हो,
वो होता है व्हाइट लेबल बेसिकली। मतलब बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूँ तो किसी ब्रांड के लिए आप कोई काम करते हो कि उन किसी के लिए एड फिल्म बनाना, किसी के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स बनाना, दिस इज मतलब उनके लिए वीडियोस बनाना। को मुझे लगा तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस का नाम व्हाइट लेवल। दिस कम्स अंडर द नेम, ये व्हाइट लेबल एक टर्म है बेसिकली, एक सिंपलीफाइड तरीके से अगर मैं बोलूँ तो फिर मैंने नजरबट्टू में मैं उनसे मिला, लोगों से मिला। तो नजरबट्टू एनसीआर में पहला कोई प्रोडक्शन हाउस था जिसने उस समय एक शॉर्ट फिल्म शॉर्ट वेब सीरीज की थी। तो अब वो नेक्स्ट वेब सीरीज प्लान कर रहे थे अपनी, एक सीरीज की, वो छोटी थी और उस समय वो अराउंड ऐसे छोटे बजट की वेब सीरीज थी। तो 25-30 लाख के बजट की वेब सीरीज थी उस टाइम पे, जो हमारे लिए एक अच्छा प्रोडक्शन था उस समय पे। तो उसको जो उस वेब सीरीज को डायरेक्ट कर रहे थे वो एक विकास अरोड़ा सर है, वो अभी भी मैं उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ। तो उन्होंने भी पहले भी फिल्म कर रखी थी, तो उनको मैंने पहली बार असिस्ट किया। फिर मैंने अपना चैनल भी उस समय फिर रोक दिया, क्योंकि फिर अब ये था मुझे अभी सीखना था। यश अभी जॉब कर रहा था, मैंने जॉब छोड़ दी थी और चैनल अभी होल्ड पे था। फिर मैं करीब 1-1.5 महीने का प्रोजेक्ट था वो किया। फिर उसके 1-1.5 महीने, करीब 2 महीने बाद फिर एक और वेब सीरीज उनके साथ मैंने 2 वेब सीरीज की अगले मतलब कि 6 महीने के अंदर में। तो उनको उनको मैंने एज अ चीफ एडी असिस्ट किया था। अब ये जो 6 महीने थे, अब यहां मैं सीखा था कि भाई अब मुझे एक फिल्म कैसे बनानी है। ये मेरा स्टेपिंग स्टोन था, पहली पहली 2 सीढ़ियां थी जो मैंने उनके साथ में सीखा। और फिर उसके बाद फिर इस 6 महीने में यश ने भी प्लान किया कि भाई अब मैं भी छोड़ता हूँ जॉब। फिर यश ने जॉब छोड़ी, तो अब हमने नजरबट्टू के साथ में, नजरबट्टू ने हमारी एक और वेब सीरीज हमने प्लान की थी। वो वेब सीरीज कभी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, पर उसके कुछ एपिसोड्स हमने शूट किए थे उस टाइम पे। तो वो धीरे धीरे फिर वो करते वो चला। फिर उसके बाद हमने नजरबट्टू को एज अ राइटर डायरेक्टर मैंने यश ने ज्वाइन किया। फिर नजरबट्टू को कंटेंट को हमने अपने हिसाब से कुछ चेंज किया, कुछ नया अपना हमने एडिशन दिया, हमारा जो कुछ फ्लेवर था जो हम अभी तक तो जो मैं अपने चैनल में बता रहा था, हम सोचते थे ये, पर हम वो बना नहीं पाते थे क्योंकि हमारे अंदर स्किल नहीं थी। अब वो स्किल हमारे पास आ गई थी, तो हमने वो बनाना शुरू किया। तो आई थिंक जैसे अगर नजरबट्टू जब हमने ज्वाइन किया था तब 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे शायद। और 1 साल 1.5 साल हम नजरबट्टू रहे, तो हम हेड कर रहे थे बेसिकली वहां पे, मैं और यश। और वो अगले 1.5 साल में 3 मिलियन सब्सक्राइबर उस समय पार हो गया था। और तो ये जर्नी अच्छी रही। फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के टाइम पे फिर जो है 2020 में शायद लॉकडाउन आया था ना, तो उस समय चीजें थोड़ी डाउन हुई, काफी डाउन हुआ चैनल सारे ही, क्योंकि मार्केट से ब्रांड सारे आउट हो गए, सारी अर्निंग, क्योंकि जो है हम सबकी सैलरीज बीसी पे होती थी, तो कोई ब्रांड नहीं था, महीनों तक कोई ब्रांड नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, मिनी वेब सीरीज बनाना शुरू किया, छोटी छोटी। तो 3-3 एपिसोड्स की हमने कुछ वेब सीरीज बनाई। फिर धीरे धीरे उन पे व्यूज आए, फिर ब्रांड्स मार्केट में आना स्टार्ट हुए। फिर करते करते अब पैरेलली फिर जो है वापस से नजरबट्टू भी डिप हो रहा था, फिर वो उठा। इसी बीच हमने आई थिंक 19 और 20 के बीच में हमने फ्लाइंग थी फिर से रिज्यूम किया। और अब जो हमने रिज्यूम किया वो सारी वीडियोस खुद हमें लग रहा था हाँ ये अच्छी वीडियोस जिनकी प्रोडक्शन वाइज, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक फिल्म मेकिंग स्किल भी दिखनी चाहिए आपके कंटेंट में। एक कंटेंट का टच वही था जो हम पहले बनाते थे, वही टच था, पर फिल्म मेकिंग स्किल जो दिखानी थी वो भी अब हमारे प्रोजेक्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रही थी। फिर उसके बाद करते करते फिर एक टाइम हुआ कि हमने एक सीरीज स्टार्ट बनाई, ग्राम विकास अधिकारी, जो आज भी, पहले वो फ्लाइंग थी की सीरीज थी, फिर बाद में उसको नजरबट्टू ने एक्वायर किया। नजरबट्टू उसको आज भी कंटिन्यू कर रहा है। वो मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में सोशल मीडिया पे चलने वाली कोई अगर पॉपुलर सीरीज है तो वो है ग्राम विकास अधिकारी। और ये मैं इसके स्टैट्स दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कोई फेमस सीरीज नहीं है जो सोशल मीडिया ओटीटी बेस्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नॉर्थ इंडिया से मेरा मतलब है हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में वो वन ऑफ द टॉप सीरीज है जो आज तक चल रही है। और फिर दैट्स इट, यहां तक की स्टोरी। फिर यार मेरे दिमाग में कुछ तो आ रहा था, भूल गई। कोई बात नहीं, याद कर। कर रही हूँ यार। ठीक है, बट टू आपने आई थिंक 2021 तक किया। हाँ।
हाँ मुझे याद है, मैं ये पूछ रही थी कि अगर जैसे आपने फ्लाइंग तीर पूरा अपने होल्ड पे आ गया था, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, तो कभी ये फील हुआ कि इसको अगर हम थोड़ा भी आप कंटिन्यू रखते उस बीच से लेके जब आपने शुरू बाद में शुरू किया फिर से, तो वो शायद आपको आपको एज अ ब्रांड जो है, आपका जो ब्रांड है यश एंड ज्ञानी एंड फ्लाइंग तीर, वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो सकता था, या वो कहीं ना कहीं छूट गया इस चक्कर में? उस समय पे हाँ हाँ, जब आपने बीच में गैप लिया था, जैसे परफेक्ट प्लान था, मतलब मैं समझ रही हूँ कि आप उस जगह से आ रहे थे कि आपकी खुद की जो लर्निंग है वो एक पार हो जाए, मतलब यू वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ मूवी, आपका हमेशा से यही सोचती, लेकिन एज अ ब्रांड जो आपका फ्लाइंग तीर बन रहा था शुरू में, वो आपने कहीं ना कहीं रोक दिया। लाइक 1 लाख हो गए थे एंड इट्स अ बिग डील, लाइक 1 लाख हो जाना, भले ही वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टिल 1 लाख हो जाना और लोग आपको पहचान हमारे रहे हैं। अगर 2017-18 में 1 लाख अच्छा नंबर होता था उसमें हाँ सब। हाँ, आज आज तो शॉर्ट्स की वजह से 4-4 लाख सब्सक्राइबर, अरे 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं शॉर्ट्स की वजह से। बहुत एक एक महीने में 6-6 लाख सब्सक्राइबर आ जाते हैं, और उस टाइम पे 1 लाख वाज अ गुड नंबर। भाई तो उस टाइम तो बहुत अच्छा नंबर था यार। आपके फैन, मतलब जितना मुझे याद है, आपके फैंस भी आना शुरू हो गए थे, लाइक लोग पहचानने लगे थे, कनेक्ट होना शुरू हो गए थे। तो उस टाइम पे इसको छोड़ देना, क्योंकि एज अ ब्रांड भी आपका एस्टैब्लिश हो सकता था उसके बाद, तो उस टाइम पे उसको छोड़ देना, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये गलती थी, या फिर आज आपको लगता है कि नहीं ठीक है, जो हुआ सही हुआ, मतलब? यार देखो, मैं ये कहूंगा कि गलती तो नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि एकदम शुरुआत से ये चीज हमारे दिमाग में, मेरे और हम दोनों के दिमाग में क्लियर थी कि YouTube इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अस। ऐसा था ही नहीं कभी कि YouTube हमारा सब कुछ होने वाला है, या फिर इनिशियली हम अपने आप को यूट्यूबर भी नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि शायद हम उस जो हम जर्नी जो चाह रहे थे, क्योंकि हमें जो दिखता था कि एक फिल्म बनानी है, और क्योंकि रास्ता नहीं पता था, अभी इधर उधर चलते चले आ रहे हैं कि ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया, पर हमेशा से ये था कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते रहना है। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ में जर्नी होती है, कुछ लोग कुछ और करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम कुछ और करके शायद होंगे, या फिर जो भी होगा, हमारी जर्नी अपनी अलग है। तो आपको ये था कि हम हमारे डिसीजंस ऐसे रहे हैं कि इवन जब फ्लाइंग थीर चल रहा था, तो उस समय 20-20 हजार के 20-25 हजार के ब्रांड्स आते थे, और वो ठीक नंबर होता था ब्रांड के लिए उस टाइम पे, क्योंकि ये आपके 50-60-70,000 सब्सक्राइबर्स पे 20-25 हजार भी कोई ब्रांड देता था, तो 4 वीडियो करते हो आपका ठीक रेशियो बनता है। हमने इवन ब्रांड शूट करके, इसमें थोड़ी गलती इसमें कहूंगा कि ये था कि ब्रांड को हमने डिनाई कर दिया, कि ब्रांड ने बोला कि आप वीडियो में ये चेंज कर दो, हमने ये नहीं किया, चेंज ये नहीं करेंगे, आप रख लो अपने पैसे, हमारी वीडियो ऐसी ही जाएगी। हाँ, किसी एक ब्रांड था, उसने बोला कि आप ये वीडियो क्या नाम, हम ये मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को ऐसे करो, आप ये मत करो। तो हमने कहा कि क्या नाम है, हमने नाम नहीं लूंगा ब्रांड का, उसको भी डिनाई किया। तो ऐसा भी रहा है कि मैं ये करूंगा, आपको पैसे देने हैं तो दो। तो पर हम ऐसे करते रहे, तो भगवान की दया से कभी खाने को रोटी की कमी नहीं हुई, और खुश हैं कि हम उस तरह से काम करते आ रहे हैं जो हम करना चाहते थे। और ये लगा, क्वेश्चन सही है कि ये लगा कि यार कि ये बंद है हमारा ब्रांड, आगे बढ़ता ये था, तो वापस उसको इसीलिए रिज्यूम किया। पर उस सही समय का वेट कर रहे थे कि अब इसको रिज्यूम करो अगर, तो दोबारा सही तरीके से करो, क्योंकि खुद लगता था कि यार ये थोड़ा जो हम बना रहे हैं, इसको बनाने का तरीका थोड़ा और बेटर होना चाहिए, वरना हम सीखेंगे कब। फिर ठीक है, मेंटोरशिप की बात हो रही थी कि जब आपने सीखा, जो आप कह रहे हो कि हाँ हाँ, एक बार करते हैं, मतलब नीचे देखे थे मैं ऐसे कटिंग बोल रहा था ना, तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। आपने मेंटोरशिप की बात बोली कि आपको कुछ सीखना था, लाइक आपकी जो क्वालिटी थी वीडियोस की, आपका जो स्किल था वो उस लेवल पे नहीं था जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो जाओ कि यार हाँ ये कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं, ये कुछ अच्छा बना रहा हूँ मैं, तो आप उस तरीके से जाते थे। तो वो एक्चुअली में था क्या, लाइक पहले जो आप वीडियोस बनाते थे और बाद में जब आपने काफी काम कर लिया उसके बाद जब आप आगे आ गए, तो उन दोनों में आपने क्या सीख लिया, वो क्या मेंटोरशिप आपको मिली, या फिर आपने क्या टेक्निकल नॉलेज गेन की? इस पे अगर आप थोड़े में बता दो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि जैसे तुम्हारा भी आईटी का बैकग्राउंड रहा है, और शायद मोस्टली अगर तुम्हारे कोई व्यूअर्स होंगे उनको भी उनका मोस्टली लोगों का आईटी बैकग्राउंड, तो या फिर कॉर्पोरेट बैकग्राउंड लोग समझते हैं।
तो अब जैसे हम लोग आईटी में थे, तो ऐसा होता है ना कि एक टीम है, एक डेवलपर होता है, एक टेस्टर होता है, एक मैनेजर होता है, वो उसका काम ये है, उसका काम ये है, तो प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना है हर चीज का। तो हम जो अपना कंटेंट कर रहे थे, तो हमारे पास कोई एसओपी नहीं था, हम बस कर रहे थे, हम दो लोग थे, दोस्त होते थे, तो कैसे इस काम को करना है बस कर देते थे, कोई उसका प्रॉपर सेट स्टैंडर्ड नहीं था। तो वो सीखा पहले कि भाई अगर आपको एक शॉर्ट फिल्म भी बनानी है, तो उस फिल्म को बनाने के लिए, फिल्म मतलब कि 5 मिनट की भी वीडियो है तो फिल्म है वो, 1 मिनट की भी वीडियो तो फिल्म है वो। हाँ, तो उस काम को करने के लिए एडिटर क्या करता है, एडिटर को किसको बेसिकली सीखने में ऐसा है कि प्रोसीजर में अगर मैं बोलूं तो, जैसे लेट सपोज कि लेट अस मैं मान लो डायरेक्टर हूं, जब हम 2 लोग काम करते थे, तो मैं मान लो मैं कैमरा कर रहा हूँ या यश कैमरा कर रहा था उस जमाने में, तो 2 ही लोग होते थे, खुद ही कैमरा करना है, खुद एडिट करना है, खुद स्क्रिप्ट लिखना है, खुद ही सब कुछ अपने दिमाग में है। पता नहीं जो एक्टर आया उसको कन्वे कर भी रहा हूँ ठीक से कि नहीं कर रहा हूँ, उसको बोला तू ये बोल, तू ये बोल, तो आपको कितना एक्सप्लेन करना है वो आप टीम के साथ समझ में आता है। जैसे अब मान लो मैं एक प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस में के साथ जब कुछ काम करता हूँ, तो वहां मैंने ये सीखा कि भाई अगर मैं डायरेक्टर हूं और मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रिप्ट लिखना ठीक लिख रहा था मैं, अब स्क्रिप्ट लिखी है, अब इस स्क्रिप्ट को मुझे इन एक्टर्स को भी समझाना है। एक डीओपी है, अभी तक तो डीओपी होता नहीं था, डीओपी तो मैं ही होता था अब एक डीओपी है, उस डीओपी को भी बताना है कि भाई अब क्या है कि दिमाग काम करता था कि ये भी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो भी कैमरा मैन है बेसिकली, तो सिनेमाटोग्राफर कह लो, तो वो अब उसको बताना है कि भाई कैमरा कहाँ रखो, क्योंकि उसको भी आइडिया, उसके भी अपने कुछ क्योंकि वो भी डीओपी, उसके भी कुछ आइडियाज है, नहीं कैमरा तो यहाँ से ही लगेगा, ये वाइड शॉट लगेगा, ये क्लोज शॉट लगेगा, शॉट डिविजनिंग सीखी कि भाई इसको कैसे डिजाइन करना है सीन को, एक्टर यहाँ से चल के आएगा, ये होगा। पहले ये सब नहीं सोचते थे, पहले वो मेरा यश का अपना सिंकअप था, हमें पता होता कि हम लोग सेम तरह का काम करते थे। ये एक अच्छी चीज भी थी और ये आगे के लिए बुरी चीज भी थी कि हम आपस में सब कुछ अपने दिमाग में रखेंगे तो किसी को पता कैसे चलेगा। हम कल को अगर 100 लोग की टीम के साथ फिल्म बनाएंगे, 200 लोगों की फिल्म तक कुछ भी लेवल होगा, 300 लोगों के साथ, उनको पता होना चाहिए ना कि भाई क्या सोच रहा है डायरेक्टर। तो मुझे बताना ही नहीं आता था ना, तो बताना सीखा मैंने बेसिकली शॉर्ट में। अब मैंने कोई फिल्म बनाई, अब वो फिल्म बनाया है तो उसको एडिटर को भी तो समझाना, क्योंकि एक शॉट के 50, एक सीन के 50 शॉट ले लिए, वाइड शॉट है, ये शॉट है, ये शॉट है, ये शॉट है। अब एडिटर को ये बात समझाना कि भाई पहले ये शॉट लगेगा, फिर आपका ये आएगा, फिर ये आएगा। और एडिटर भी एक आदमी है जिसको आपको खुश भी रखना है, ये चीजें भी समझाए कि यार वो भी क्रिएटिवली काम करे सही, और आपको वो आउटपुट दे, और उसकी भी क्रिएटिविटी रहे, और आपका जो विजन है वो भी फुलफिल हो। क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर छोटा है, एडिटर ज्यादा बड़ा है, तो डायरेक्टर की नहीं चल पाती है, एडिटर की ही चल गई अगर जब आप छोटे लेवल पे हो तो ये सारी चीजें कि सबको कैसे समझाना है। लेट सपोज कोई एक्टर बड़ा है, हाँ, उसको आप कुछ बोल रहे हो कि भाई ये करना है, तो नहीं, उसने तो 50 वीडियोस 50 फिल्में कर रखी है, 50 जगह काम कर रखा है, नहीं यार ऐसे होगा ऐसा, आप शुरू में नहीं बोल पाते हो, आप चुप हो, आपको पता ही नहीं क्या बोलूं, चल ठीक है भाई ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब ऐसे बंदे को कैसे कन्विंस करना है ये सीखा। तो ये सेट को कैसे मैनेज करना है अपने स्किल के साथ में, ये बेसिकली सीखा। और जो आगे बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है, और आज तक काम है। डेफिनेटली ये सब तो काम आना ही चाहिए। पीपल स्किल हो गया, और आपका जो सेटअप, मतलब आपके जो सेट पे जो स्किल होता है उसको बेसिकली आपने सीखा। टेक्निकल नॉलेज जो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहली वेब सीरीज की मैंने, जो एज अ फर्स्ट एडी की मैंने, तो मुझे क्रिएटिव समझ में आता था। मैं डे 1 का बता रहा हूँ, डे 1 डे 2, क्योंकि मैंने कभी भी 100 लोगों के सेट पे काम नहीं किया था, और फर्स्ट एडी भी डायरेक्टर के जस्ट नीचे होता है। ऐसा भी नहीं कि मैं 3rd 4th एडी से शुरू कर रहा था कि हाँ चलो सेट किसी और को मैनेज करना है, मैं तो चलो नीचे हूँ, मुझे खाली ये 1-2 चीजें देखनी है, तो मैं फर्स्ट एडी हूँ। तो शुरू में मैं काम अच्छा कर रहा था, मेरे डायरेक्टर ने बोला कि हाँ तुम बढ़िया काम कर रहे हो, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की, पर मुझे खुद देख लगता था, क्योंकि मैं देखता था डीओपी भी अच्छा बड़ा, उसने कुछ फिल्में कर रखी थी, बढ़िया, अरविंद यादव करके डीओपी थे। तो मैं देखता था डीओपी अपनी टीम को बहुत चिल्लाता है, बहुत डांटता है, उसकी टीम बहुत क्विक काम करती है, तो मैं भी चिल्लाता था। मेरे नीचे भी जो लेडीज थे, मैं खूब चिल्लाता था, डांटता था, ये वो, क्योंकि सेट पे काम मुझे लगता था शायद तेज करने का तरीका ही है कि डांटो चिल्लाओ। बस ये मोस्टली सेट्स पे ये होता है, हर बड़े प्रोडक्शन, हर बड़े सेट पे, मतलब मैंने कई बड़े सेट पे काम किया है,
सब जगह ये चिल्लाने वाला कल्चर हो जाता है, जो शुरू में मेरे अंदर भी आ रहा था। तो वो मैंने धीरे धीरे सीखा, नहीं शायद चिल्लाने से नहीं होता। एक टाइम पे होता है जब आपको चिल्लाना पड़ता है, वो मैंने भी किया है, लेकिन ये है कि वो मैंने सीखा नहीं, सिर्फ इससे काम नहीं होता है। ग्रेट। अच्छा, तुम बोलते बोलते अचानक रुक जा रहे हो, मुझे लगा अभी और चलेगा कुछ, सॉरी। ठीक है, ठीक है। खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ कि तुम भी कुछ उस पे। नहीं नहीं यार, चिल्लाने से डेफिनेटली काम नहीं होता, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे तुमने बोला कि हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि जितने भी तुमने काफी काम ऑलरेडी कर लिया था, तो जो तुम्हारे में जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में बोल रही हूँ, चीजें आप यूज करते हो डायरेक्टर मतलब एज अ मूवी बनाने के लिए, तो वो सारी नॉलेज आपको ऑलरेडी थी या फिर वो भी आप टाइम के साथ साथ वहीं पे सेट्स पे सीखते थे? देखो एक्चुअली ऐसे जब तक अभी जहां तक की स्टोरी हमने बताई है, यहाँ तक की स्टोरी में ज्यादा इक्विपमेंट होते नहीं थे पहले। जब हाँ, इक्विपमेंट, हाँ ठीक। सिंपली जब मैं और यश काम कर रहे थे, जब इनिशियल अपने जॉब के साथ करते, ज्यादा इक्विपमेंट होते नहीं थे, और जो इक्विपमेंट थे वो हमने खुद से सीख लिया था चलाना, कि हाँ भाई ये बेसिक बेसिक इतना 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 है। पर जैसे हम आगे बढ़ते गए, जब हमारा सेट 5 लोगों से 10 पे गया, 10 से 15 से पे गया, 15 से 50 तक सेट बढ़ता चला गया, जब ज्यादा हमारा क्रू बढ़ता गया, सेट से मतलब मेरा क्रू साइज बढ़ता गया। तो अब वहां मुझे जब मैं डायरेक्टर हूं, तो वहां मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट, वही मैंने जो पहले बोला, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि ये कैमरा कैसे चलता है, कैमरा चलाने के लिए अलग बंदा है। मुझे ये देखना है कि वो जो डीओपी है, मैं जो शॉट चाहता हूँ वो शॉट ले रहा है या नहीं ले रहा है। हाँ, और अगर वो नहीं ले रहा है, उसके कुछ पॉइंट्स है, तो कैसे मैं उसको कन्विंस करूं, आइदर या तो मैं भी उसको भी स्पेस दूं कि भाई या नहीं इसकी भी बात सही है, अच्छा, क्योंकि ये ओपननेस भी आपको रखनी है कि इसका आइडिया अच्छा तो आपको लेना चाहिए, और अगर नहीं अच्छा लग रहा, आपको लग रहा नहीं मेरा ही आइडिया सही, तो उसको कन्विंस करना कि नहीं यार ये चीज ही क्रिएट करना है, क्योंकि आइडिया ये है, बेसिकली ये चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टर का काम जब मेजर ये है कि आपको कैसे अपना वो प्रोजेक्ट जो आपने विजन में था आपके, उसको एग्जीक्यूट कराना है। अब आपको ये नहीं सोचना कि लाइट कैसी आएगी, ये कैसे आएगी, वो कौन करेगा, वो कौन करेगा, उसके लिए लोग हैं। बस आपको उनसे ये बोला, अरे भाई ये ऐसा नहीं लग रहा। अगर आपको सेट पे लग रहा है कि लाइट आप जैसे सोची थी वैसी नहीं है, लेट सपोज कि मैं कोई डार्क सीन कर रहा हूँ, तो उस किसी कोई चीज बुरी हो रही है, तो डार्क सीन लेट सपोज कोई है, तो उसके लिए मैंने जो लाइट सोची, भाई ऐसा भाई कुछ आउटपुट चाहिए, वो डीओपी करके देगा, मुझे नहीं करना है। तो ये बेसिकली तो वहां पे मेरा काम ये नहीं बचा, वहां मेरा काम ये है कि वो चीजें एग्जीक्यूट हो एट द एंड। ठीक है। फाइनेंसेस की बात हो रही है, लाइक यहाँ तक मैं अज्यूम कर रही हूँ कि यू आर नॉट दैट, जैसे मैं ये नहीं कह रही कि खराब, लेकिन आपको काम तो मिल ही रहा था लगातार, बट आप मैं कह रही हूँ कि एक बहुत ही अच्छे लेवल पे शायद आप यहाँ तक नहीं, क्योंकि यहाँ तक आप सीख रहे हो, मैं वो मान के चलती हूँ। तो शुरू से लेकर अंत तक जो फाइनेंसेस होते हैं, क्योंकि आप कोई भी क्रिएटिव काम शुरू कर रहे हो, यूट्यूब पे भी मैं मान सकती हूँ कि उस वक्त स्टार्टिंग था, ब्रांड्स आते होंगे, ऑफ कोर्स आते होंगे, एंड यू आर अपना उस टाइप के हो कि नहीं मेरा काम है तभी चलेगा, मतलब आप लो नहीं तो अपने पैसे लेके जाओ। तो आई एम अज्यूमिंग कि यू हैव दैट मनी, बट फिर भी मैं ये भी अज्यूम कर रही हूँ कि अभी आप उतनी ज्यादा फाइनेंशियली, मैं ये मान के चलूँ कि बहुत ज्यादा नहीं था। तो आपने अपने फाइनेंसेस को कैसे देखा कि शुरू से लेकर अभी तक आपकी जो क्रिएटिव भी चलती रहे और फाइनेंस, क्योंकि आपने जो भी बताया अभी तक, आपने ये चीज कर लिया है कवर, बट मैं अलग से क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है बहुत सारे क्रिएटिव लोगों के लिए। शुरू में, यहाँ तक मैं शुरू ही मान रही हूँ आपका, यहाँ तक मैं अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से देखा कि यार मुझे कमी ना हो और मेरा काम भी चलता रहे, क्या किया, क्या सोच के किया था? यार एक्चुअली जब मैंने जॉब छोड़ी, जब तक जॉब थी तब तक ठीक चल रहा था, अपना काम हो रहा था, कुछ पैसे सेव भी कर लिए थे, एटलीस्ट 1 साल का रन टाइम था मेरे पास कि 1 साल चला लूंगा मैं। पर वो भी बहुत ही कम में, मतलब ऐसा था कि 10-12 हजार रुपए पर मंथ के लेवल पे, मतलब ऐसा भी नहीं था कि जो है यानी कि आपने अपने जो अपने लिए वो कट किया था शुरू में भी। छोड़ने के बाद मैंने तो ऐसा था कि 10 से 12 हजार, मतलब 10-12 हजार रुपए में मैक्स में अपना महीना क्लोज कर देता था, इससे ज्यादा मैं कुछ करता ही नहीं, कोई खर्च नहीं करता था, क्योंकि ये था। और पता है ये चीज भी ना, कोई दुख नहीं था इस चीज में, ये था कि भाई कि सोचता ही नहीं था कि मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं था, मतलब ऐसा ही था ही नहीं, ना मुझे नए कपड़े चाहिए थे, ना मुझे नए जूते चाहिए थे, कुछ नहीं चाहिए था, ना मुझे कहीं घूमने जाना था, उस समय मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। तो बेसिकली बहुत ही क्लियर था। और
मीनवाइल ये भी था कि डर खत्म हो गया था धीरे धीरे, जब उसके बाद फिर जब ये स्टेज से फिर धीरे धीरे कुछ स्टेज आई कि पैसे अर्न होना शुरू हुए, फिर इतना अर्न होना शुरू हुआ कि चलो अपना गुजारा ठीक चलता था, आप कपड़े खरीद सकते हो, ये कर सकते हो, कर सकते हो, मतलब उस स्टेज से +1 स्टेज आई। उस क्या नाम, आई थिंक 2019 अराउंड अगर मैं बात करूं तो 18 से +1 आई, 19 आई, फिर 20 आते आते वो इंक्रीमेंट पे था। पर ये था कि इस ड्यूरेशन में इवन आज तक भी मैंने सोचा, ये सीखा है कि पैसा कुछ है ही नहीं, पैसा मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए बस ये है कि मैंने ये देखा चीजें आती जाती, आपके काम होते चले जाते हैं। तो फाइनेंसेस की बात यह है कि उस समय शुरू में काटा, फिर वो आदत लग गई। जब पैसा आया, जब भी आया खूब उड़ाया। मतलब मैंने यश ने ऐसा होता था कि एक टाइम पे फिर पैसा भी इतना देखा कि भाई मतलब कि उस समय के हिसाब से कि आई थिंक 21 में ये था कि आई थिंक ऑलमोस्ट 6-8 महीने हम लोग सिर्फ घूमे हैं, सिर्फ कुछ नहीं, मतलब हर हफ्ते हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं घूमने, ये वो, तो हर तरह की स्टेज देखी। तो आज अगर मैं बोलूं कि फाइनेंस की बात करूं तो पैसा कुछ है ही नहीं यार, बस आप आज का हाँ, तो चीजें होती का स्टार्टिंग का बोल रही हूँ कि एक होता है ना कि जब इंसान स्टार्ट कर रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत सी चीजें आती हैं, वो फिर कहीं ना कहीं अपने क्रिएटिव साइड को छोड़ के फिर अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे चला जाता है। तो जैसे आपने बताया, आपने बता दिया, वैसे आपने इसका आंसर भी बता दिया कि आपने अपने ही फाइनेंस पे कट डाउन किया था और फिर आपने उसको एज ए ये भी नहीं देखा कि कोई स्ट्रगल है, इसको ऐसे ही देखा कि यार इस तरह से ही रहते हैं ताकि मैनेज हो जाए, आपका काम है। इस दिमाग में एकदम क्लियर था, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार कोई कमी है, तो क्योंकि ये आपके लिए ये करूंगा, ये काम करूंगा तो थोड़ा फाइनेंसेस डाउन होंगे, तो ठीक था। घर से भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही घर में कभी किसी ने ज्यादा कुछ परेशान किया इस चीज को लेकर के, तो ना ही घर से कुछ लिया, घर से लिया भी नहीं, दिया भी नहीं, और उन्होंने ना परेशानी दी। तो मेरे मतलब बहुत इजी रहा मेरे लिए, ज्यादा टफ नहीं था ये, या शायद दबाव में भूल गया हूँ क्योंकि दिमाग भी थोड़ा सालों बाद ऐसा सोचने लगता है, या शायद उस समय कुछ मोमेंट्स थे, और डेफिनेटली कुछ मोमेंट्स थे जब लगता था कि यार क्या कर रहा हूँ, ये वो अच्छी खासी लाइफ होती है, उसको देखो वो मेरे से भी बेकार काम करता था, आज देखो मेरे से ज्यादा अर्न कर रहा है। कुछ मोमेंट्स रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लगातार पूरे टाइम, कुछ ब्रेकडाउन्स होते थे, पर ब्रेकडाउन से ज्यादा मजे कभी नहीं कम हुए, क्योंकि जो लोग मिलते गए, लोग बहुत अच्छे मिले हमेशा, और चीजें होती गई फिर। लोग और फैमिली, अब इस पे बात करेंगे। तो फैमिली पे पहले बात करते हैं कि जो आपने शुरू में आपने कहा कि फैमिली ने कभी परेशान नहीं किया, दिया ना लिया, तो फैमिली ने आपका किस तरीके से लिया था आपके इस डिसीजन को कि आपको इसी में ही जाना है? यार फैमिली, जो मैंने कॉलेज टाइम की डॉक्यूमेंट्री वाला बताया ना, तो उस टाइम पे जब घर में बताया कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो देवर हैप्पी। उनको पता था ये ऐसे ही कुछ करेगा, और देवर ओपन कि ठीक है, अगर करना है तो इट्स फाइन। और क्योंकि मैंने छोटे छोटे सक्सेस दे दिए थे कि हाँ कुछ कुछ ऐसा 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 हो जाएगा, तो वो ओके थे। और जब मैंने बोला था मैं जॉब छोड़ूंगा, तो थोड़ा सा वो शौक था। जैसे पहले दिन पापा मम्मी ने बोल दिया हाँ छोड़ दो जॉब, फिर 2-3 दिन बाद मम्मी का फोन आया कि एक बार सोच लो कि जॉब छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ऐसे ही करते रहो जैसे पहले ही चल रहा है। पर जब मैंने बोला कि नहीं मम्मी छोड़ना ही है, तो बोली ठीक है, अच्छा। मतलब ज्यादा कभी कोई प्रेशर हुआ ही नहीं उस साइड से, कभी उन्होंने कभी अपने साइड से ऐसा दिखाया ही नहीं कि कोई नीड है, रही भी होगी ना नीड तो दिखाया ही नहीं। और लेकिन हाँ एक चीज मिस हुआ इसमें कि इस ड्यूरेशन में मैं फैमिली से बहुत कम कनेक्ट रहा, क्योंकि 3 साल जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं बहुत रेगुलरली घर नहीं जा सकता हूँ, वो भी नहीं आते थे उतना। जैसे उसके बाद ये रहा कि जब वापस इवन जब हमारा फ्लाइंग थी, जब टाइम्स इंटरनेट फंड, मतलब उसमें मैं आगे आऊंगा, आगे के स्टेज में फिर आया, तो मैंने उसको जो ड्यू था वो ड्यू पूरा करने की कोशिश की आगे। आई थिंक 2021 में फिर मैंने उस ड्यू को पूरा करने की कोशिश की। पर वो जो बीच का 3-4 साल था, तो वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे, और कहीं ना कहीं मैं सच बताऊं तो मैं इग्नोरेंट था वहां पे। मैं भी शायद अपने ही काम में लगा था, अपना ही सोच रहा था। पर आई एम थैंकफुल भगवान के लिए कि भाई पेरेंट्स ने कभी कुछ भी ऐसा
दिखाया नहीं कि तुम यार तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ये हमें ये देना चाहिए, हमारे साथ ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा ट्रीट करना चाहिए। तो इस चीज के लिए मैं थैंकफुल हूँ। और अनकंडीशनल सपोर्ट। हाँ, अनकंडीशनल था, अनकंडीशनल। फ्रेंड्स का बहुत अनकंडीशनल रहा है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हाँ, मेरे लाइफ में फ्रेंड्स पे आते हैं। बहुत 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 बड़े पिलर हैं। फ्रेंड्स जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं मतलब अभी गिनूं तो 10 तो मेरे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, 10-12 जो हमेशा हमेशा पिलर रहे। और ये जो भी ड्यूरेशन है बाद में स्ट्रगल का टाइम पे भी, मैंने कभी भी कुछ ना होते भी लाइफ में मेरे लग्जरी रही है मेरे इन फ्रेंड्स की वजह से, क्योंकि देवर अर्निंग वेरी गुड मनी। हाँ, मैंने जॉब छोड़ दी थी, देवर अर्निंग। मैं मेरे से मतलब मैं और यश, मेरी पूरी कहानी में जो भी मैं है, मेरा यश भी इन्वॉल्व है। और इन फ्रेंड्स की वजह से लाइफ हमेशा ही एंटरटेनिंग रही। लाइफ में कभी कोई कमी नहीं होनी थी। कोई भी चीज रही हो तो फाइनेंस को हमेशा फ्रेंड्स ने मैनेज कर दिया है बिना बोले। तो पता नहीं ये यही 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 सब कमाया है मैंने उस समय तक। अगर मैं उसमें उस वक्त में पैसा नहीं कमाता तो ये कमाया था। कभी 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 कोई कमी नहीं हुई। सही है। फ्रेंड्स में हम बात करती तो याद है हम लोग ऐसे कुछ डिस्कस कर रहे थे, तुमने कहा था कि ये चीज तो है ही, ये तो भी तुमने बोला, ये भी बोला था कि मेरे लाइफ में जो ग्रोथ हुआ है एज ए पर्सनैलिटी भी, उसमें भी बहुत एक वो रहा है, हाथ रहा है कि मेरे दोस्तों का भी कोई भी फेज हो, डार्क फेज हो, डिप्रेशन का फेज हो, वो सारी चीजें आपने अपने दोस्तों के साथ एक साथ में रह के बहुत टाइम तक दिया। मतलब अगर मैं 2015 की बात करूं, 15 से लेके बीच में भले ही आप इधर उधर गए होंगे, बट 15 से लेके लेट से हम अभी तक 20 पे आए, 2020 पे आए, तो उतने 5-6 सालों में आप पूरे टाइम अपने दोस्तों के साथ रहे हो। वही एक फेज भी होता है गिरने का, उठने का, तो उसमें आप अपने दोस्तों के साथ रहे हो। और आपने कहा था कि इनके साथ रह के मेरी पर्सनैलिटी बहुत ग्रो हुई है। फ्रेंड्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। हाँ, और बेसिकली एक्चुअली क्या होता है कि सारे फ्रेंड्स साथ में रहते थे, बहुत अच्छा लगता, मतलब बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। पर उस टाइम पे आप इनिशियली जैसे आप उतना रियलाइज नहीं करते हो यार कि जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, अब जब शादियां हो गई, सब अलग अलग हो गए, अभी भी सब रेगुलर मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम ऑलमोस्ट महीने में 1-2 बार तो सब मिलते ही, सब सारी एनसीआर में ही रहते हैं। पर अब वो जो समय था, तो कुछ गलतियां भी की मैंने की, सबसे कुछ कुछ होता है। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि उनको जैसे किसी चीज को वो तवज्जो कुछ मौकों पे ना देना, टेक फॉर ग्रांटेड। टेकन फॉर ग्रांटेड। कुछ समय पे मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, उसका मुझे अफसोस रहा। वो धीरे धीरे रियलाइज होता है जब सबने लिया होगा, सबके साथ होता है। और फ्रेंड्स बहुत बड़े पिलर रहे हैं। और आई फॉरगॉट द एक्चुअल क्वेश्चन। फ्रेंड्स के बारे में सोचते सोचते उस टाइम के बारे में सोचते सोचते। कोई नहीं, मेरा बस यही था कि दोस्त आपके लाइफ में कितने कितने इंपॉर्टेंट रहे और किस किस फेज में, मतलब थोड़ा ना आपके में ग्रोथ आया, उनकी वजह से क्या ग्रोथ आया, अगर मैं सीधे सीधे ही पूछूं। और मेरे ख्याल से मैंने 2015 ले लिया, लेकिन आपका साथ तो शुरू, यश तो हमेशा से ही साथ में रहा है। तो आप पूरी लाइफ का ही बता सकते हो अभी तक 2020 तक कि फ्रेंड्स की वजह से कितना ग्रोथ या सपोर्ट आपकी पर्सनैलिटी में, लाइफ कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि आप जिन लोगों के बीच में रहते हो, आप उन सबका एवरेज हो। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज मैं जो भी कुछ हूं, क्योंकि मेरा सराउंडिंग बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल से घिरा हुआ है, शायद मैं आज जो भी हूं शायद इनकी वजह से। पेरेंट्स वाली जो चीज है वो एक सेपरेट पोर्शन है। पर क्योंकि मैं सराउंडेड सबसे ज्यादा पिछले 10 सालों से, 10 क्या मतलब बचपन से ही हूं, पर अब जब से मैंने 2010 में आई गेस घर छोड़ दिया, तो आज 15 साल हो गए। तो पिछले 15 सालों में मैं सराउंडेड अपने उन्हीं फ्रेंड से रहा हूं, और 15 सालों में फ्रेंड्स मेरे वही रहे हैं। हाँ, मेरा वही है। तो शायद मैं आज जो हूं, क्योंकि मे भी वो बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं उनका एवरेज हूं। ऐसा नहीं। इतना इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए। या ट्रू ट्रू ट्रू। तो यानी पूरी जर्नी आपकी आपके दोस्तों के साथ ही रही है। वो काम, एंड यू आर लकी कि आपने जो काम भी शुरू किया वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही किया। तो कहीं ना कहीं हाँ मान सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रेंथ रहे हो, बहुत बड़ी। बहुत ज्यादा। अरे यार एक्चुअली एक इंटरव्यू में मुझसे किसी ने पूछा कि
जैसे एक कंपनी में इंटरव्यू था, तो बेसिकली जो हम पिचिंग कर रहे थे फ्लाइंग तीर को, अभी लेटर ऑन बताऊंगा, फ्लाइंग तीर को हमने एक कंपनी को पिच किया था। तो उन यश का इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा एक इंटरव्यू हुआ, क्योंकि फाउंडर्स का अलग अलग इंटरव्यू हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने आप पोजीशन भी दे रहे थे हमें। इट वाज अ बिग मीडिया कंपनी। तो यश के इंटरव्यू बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यश की आप मुझे यश की क्वालिटीज पता है मुझे, आप मुझे यश की वो बताओ कि जो क्वालिटीज यश में नहीं है, जो यश में जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है। तो इट वाज क्वाइट अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो उसमें मैंने जब ये पूछा, तो सबसे पहला मैंने बोला कि यश की वो प्रॉब्लम्स जो भी आप जानना चाहते हो कि यश में क्या क्या कमियां हैं, वो बताने से पहले मैं उसकी खूबियां बताऊंगा, और हमारा क्या सिंक है पहले ये बताऊंगा, क्योंकि वो जानने से पहले आप ये जानो कि हम दोनों क्या हैं। तो उसका एग्जाम्पल मैंने ये दिया कि हाउ वी आर एज अ टीम। तो मैंने उसे एग्जाम्पल में दिया कि आपने बाहुबली देखी है, तो बाहुबली में जो बाहुबली और कटप्पा थे, तो बाहुबली और कटप्पा का सिंक ऐसा होता था कि बाहुबली ने, अगर कटप्पा ने उधर से तलवार फेंकी तो बाहुबली वहां कुछ और कर रहा है, तो भी उसको पता है कि कब तलवार आ रही, उसने वो पकड़ लिया। भले वो सिनेमेटिक है, वो एक्चुअल नहीं है, पर वो सिंक है। हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज की, बाहुबली कहीं पे चढ़ना शुरू कर दिया, कटप्पा ने नीचे से कुछ फेंका, वो हाथ में आ गया, आगे काम करना शुरू किया। तो वो जो सिंक है ओवरऑल पूरा, दैट इज द सिंक दैट वी हैव। और एक टीम में अगर यश अगर महेंद्र सिंह धोनी था, तो मैं सौरव गांगुली था। कि एक कैप्टन कूल था, तो एक अटैकिंग कैप्टन था। दोनों अपने अपने तरह में एक अच्छे कैप्टन रहे हैं। तो इस तरह से ये एक सिंकअप बताया, और ये हमारे दोनों के बीच में डिफरेंस की अगर बात करो, तो एक अटैकिंग था और एक कूल था। अगर कैप्टन कूल था और एक अटैकिंग कैप्टन था, तो ये दोनों में क्वालिटीज अलग अलग हैं, पर हम दोनों ने एक टीम को अपने अलग अलग क्वालिटीज से ऐसे आगे बढ़ाया धीरे धीरे। यानी कि यार, मतलब तुम्हारे लाइफ में फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके ओके। यार याद है हमने एक मूवी की थी, कौन सी तुम लोग की मूवी थी, अ स्माइल अवे? शायद वो पहली शॉर्ट फिल्म थी हमारी। वो हाँ, वो पहली वो भी काफी चली थी नहीं? अब मैं कुछ अचीवमेंट अपनी तरफ से बता देती हूँ, जितना मुझे याद है। हम लोग बहुत फ्लॉन्ट करते थे, दोस्तों में भी बहुत फ्लॉन्ट करते थे। तो तुम्हारा याद है उस वक्त एक वो डबिंग वाला चलता था, जिसमें लोग डब करते थे और सामने कुछ वीडियोस चलती, कुछ ऐसे ही होता था, मुझे याद नहीं। डम्प्स, पता नहीं क्या नाम था उसका। बट फ्रैंकली मी तुम्हारी करके एक एयर, उसकी एयर लिफ्ट की शायद तुमने बनाई थी, बहुत चली थी। बेसिकली मेरा टीसीएस की ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग आने वाला था, मेरा सिलेक्शन हो गया था टीसीएस में, और फिर जो कॉलेज के बाद की बात है, तो उसका आने में भी मुंबई से आने के बाद की बात है ये। अभी भी टीसीएस की लेटर था मेरे पास में, अभी ज्वाइनिंग की डेट नहीं आई थी, और मैं नोएडा में था। तो एक कंपनी से इंटर्नशिप को आया कि, और इंटर्नशिप में पैसे वो ठीक दे रहे थे। तो स्टार्टअप था फ्रैंकली मी, जो कि म्यूजिकली का रिवर्स था, जो आपको उसमें डब करना था। उसमें ऑडियो फिल्म की किसी भी वीडियो पे आपको अपनी ऑडियो डालनी थी, रिवर्स ऑफ द म्यूजिकली। तो वो गया मैं, और मैंने कहा टाइम पास करता हूँ, 1 महीने 1.5 महीने देखता हूँ, अच्छा लगा तो कंटिन्यू भी कर लूंगा। तो वहां पे गया, तो वहां पे जाते ही पहला ही मैं एक ऑडिवन का बनाया था, एक क्योंकि वो काइंड ऑफ स्पूफ होते थे मेरे लिए, वो क्योंकि उसमें मुझे किसी और फिल्म पे या किसी और सीन पे अलग स्टोरी बनाना था। मेरे लिए वो एक फिल्म थी कि मैं उसको हमेशा अपनी फिल्म की तरह देखता था। और वहां पे एक दो बंदे और थे जो कि अच्छी मिमिक्री करते थे। तो एक पहले ऑडिवन की बनाई थी, वो बहुत अच्छी चली थी। सिंघम की फिल्म के शॉर्ट्स पे मैंने उसको रीडिजाइन किया था, डबिंग अलग अलग करके उसको, ऑडिवन का। फिर एक बनाया था ऐसे ही एयरलिफ्ट बनाया था, क्योंकि एयर लिफ्ट था तो ऑडिवन का लिफ्ट ऐसा कुछ होता था, तो वो अक्षय कुमार ने शेयर किया था। और इवन जो है वो बहुत, वो उस टाइम की मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जो इस चीज की खुशी भी है, इसमें एक छोटा सा दुख भी है, क्योंकि यश उस समय बैंगलोर में था। यश ने बताया कि बैंगलोर के रेडियो पे भी इसकी बात हो रही है कि अक्षय कि ऐसा कुछ कोई वीडियो है। मुंबई के रेडियो पे इस पे बात हुई थी, दिल्ली में बात हुई थी, रेड एफएम वगैरह में उस वीडियो के बारे में बात हुई थी। पर हर जगह बात ये हुई थी कि अक्षय कुमार ने ऐसी कोई वीडियो बनवाई है।
अच्छा। तो क्योंकि मैंने वो क्रिएट किया था, मुझे उसका कोई भी क्रेडिट, जीरो क्रेडिट मिला, पर वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी हर जगह, तो इस चीज की खुशी थी, और दुख भी इसी चीज का था कि कोई जीरो क्रेडिट मिला इस पे। हाँ, उसको तो मैंने बहुत ही फ्लॉन्ट किया था, मुझे जो मिलता था उसको मुझे बताती कि अरे मेरे फ्रेंड की वीडियो को अक्षय कुमार ने शेयर किया है। तो वही है, कुछ क्रेडिट्स मेरे ड्यू हैं, अब देखता हूँ कब मिलेंगे वो। तो वो वीडियो है अभी तुम्हारे पास? यार वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होगी, अब मेरे पास वैसे सेव नहीं पड़ी है। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है अक्षय कुमार के ट्विटर और उसके फेसबुक पेज का, जो उसने शेयर किया था, वो आज स्क्रीनशॉट में भी रखा हूँ। तो यहाँ तक यानी कि 2020 तक हमने कवर कर लिया है। इसमें आपके कई फेजेस आए होंगे, ऐसी खुशी हो गई, स्ट्रगल हो गया, हर हर फेज देख लिया आपने। एक और फेज होता है जो कईयों की लाइफ में आता है, और आपके लाइफ में मैं एज्यूम कर रही हूँ कि नहीं भी आया और आया भी होगा, बिकॉज क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ है तो वो कहीं ना कहीं जल्दी कवर हो सकता है। एक एग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और एक बहुत ही ज्यादा क्यों कहते हैं ना, डार्क साइड में चले गए एकदम, वो कि कभी भी आपने डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीजों को फेस किया है लाइफ में किसी भी वजह से, पर्सनल प्रोफेशनल, और अगर किया है तो आप उससे निकले कैसे? आया था फेज, डेफिनेटली आया था, और आई थिंक अराउंड वो बहुत खराब टाइम था। आई थिंक जो है एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 2020 या 2021 था शायद। 2021 का स्टार्टिंग का 4 महीना 5 महीना करीब, वो मेरे लिए काफी बहुत बहुत मतलब ऐसा था कि लग रहा था सब खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। मतलब इवन इट वाज लाइक कि मैं जाके शीशे में भी अपने आप को देख के ऐसे रोने का मन करता था कि रो दूं मैं। हाँ, इनिशियली मतलब 1-2 महीना मेरा मेजर बहुत खराब गया था, और इट वाज लाइक कि सारे फ्रेंड्स मुझसे छूट रहे थे, क्योंकि कई बार होता था ना कि जब आप डिप्रेशन के फेज में होते हो ना, तो आपकी हरकतें खराब हो जाती है। हाँ, तो मेरी भी हरकतें थोड़ी अजीब हो गई थी शायद, मैं भी अपने फ्रेंड से ठीक से बिहेव करना बंद कर दिया, ये वो। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, इट इज जस्ट कि जब आप इरिटेटेड होते, जब आपका अंदर खुश नहीं होता, अंदर अगर आपका खुश नहीं है मन, तो आप बाहर भी वैसे ही रिएक्शंस देते हो। तो वही मेरे साथ भी शायद होना शुरू हुआ था, और ड्यू टू मल्टीपल रीजन, एक रीजन नहीं था, मल्टीपल रीजन थे, करियर था, रिलेशनशिप्स थे, मल्टीपल रीजन की वजह से था। और पर इतना मुझे समझ में आया था उस समय कि अभी इतना समझ आया ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने में ही महीनों लग गए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप प्रॉब्लम में होते हो, आपको लगता है नहीं आप उस एक फिल्म के कैरेक्टर हो, और आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ सब गलत हो रहा है, और ये वो, ऐसा नहीं सोचता था मैं। मुझे लगता है मैं एक प्रॉब्लम में, मुझे आइडेंटिफाई मुझे बहुत जल्दी हो गया था कि प्रॉब्लम है और इसकी वजह मैं ही हूँ, ये भी समझ में आएगा था वजह मैं हूं। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इसकी वजह कोई और है। शायद ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से मैं उस प्रॉब्लम वाले फेस, उस डिप्रेशन वाले फेस से निकला, क्योंकि मैंने उसको आइडेंटिफाई किया था कि इसकी प्रॉब्लम मैं ही हूं और कोई नहीं है। और बस उस पे मैंने ये सोचा अब मुझे इसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम पता चली तो सोचा कि भाई इसको सॉल्व करना है, नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है वो नहीं पता था, तो आई थिंक सोल्यूशन सबसे पहला यही था कि उसको पता होना कि ये तू ही है जिसकी वजह से तुझे डिप्रेशन है। फिर मैं थोड़ा सा मैंने फिर क्या किया कि मैंने सारा काम वाम छोड़ा। मैंने कहा सब काम होता रहेगा, क्या करियर की टेंशन लेना, करियर जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में। अगर मैं अपने मेंटली ठीक हो गया ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मैं अपने इनर को ठीक करने की कोशिश करने लगा। उसके लिए फिर मैं थोड़ा स्पिरिचुअल साइड गया। मैंने क्या नाम है, थोड़ा स्पिरिचुअल साइड एक्सप्लोर किया। मैं काफी मेडिटेशन की तरफ गया। मैं धीरे धीरे जो है काफी मेडिटेट करने लगा, काफी अकेला रहने लगा। और पर वो अकेला रहना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने कहा ठीक है अभी सारा जो भी मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरे फ्रेंड्स मुझसे डिस्टेंट होने लगे, चीजें होने लगी, और मुझे पता था ये सब वापस से ठीक होगा जब मैं अपने अंदर अपने अंतरात्मा को ठीक कर लूंगा, जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं। और वो धीरे 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 चीजें ठीक होती रही, और वापस से चीजें जो भी चीजें मुझसे डिस्टेंट हुई थी वो सब कुछ वापस से मेरे पास आया। और आई थिंक उसके बाद मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा बूम किया है।
और ये मैं किसी को भी मैं ये मतलब अगर मैं वन लाइन में बोलूं तो भाई अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को अगर आप ठीक कर लो तो आपके आउटर की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो हमने 2020-21 के हाफ तक सारी चीजें कवर कर ली। तो जो भी एक यंग माइंड फेस करता है स्ट्रगल से लेकर सारे फाइनेंशियल इशू, क्रिएटिव, जो भी क्रिएटिव भी है, अगर कोई क्रिएटिव साइड में जाना चाहता है तो उसको ये सारी चीजें फेस करनी ही पड़ती है अगर उसके पास बहुत बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो। बट अगर होता है तब भी आपके जो लॉसेस होते हैं, जो आप सेटबैक देखते हो, तो आप कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फेस करते हो जो आपने किया है, एंड देन आप उससे बहुत ही अच्छे से निकल के आए हो आगे। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। फ्लाइंग तीर आपका आपने रिज्यूम कर दिया था और आपको बहुत ही टेक्निकल नॉलेज हो चुकी थी, आपने डिप्रेशन भी फेस कर लिया, आप स्पिरिचुअल साइड पे भी आ गए, एंड आपने अपने पर काम भी कर लिया, जो काम जरूरी होता है टू इवॉल्व योरसेल्फ। तो इवोल्यूशन भी आ गया आपका लाइफ में, सब कुछ हो गया। देन व्हाट हैपन, फिर इसके बाद क्या हुआ? एक्चुअली इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि ये जो टाइम था ना, मैं एक्चुअली फ्रेश फील करता था। फ्रेश मतलब मुझे लगता कि रिबॉर्न हुआ जब मैं डिप्रेशन से निकला, क्योंकि अब मुझे एक तो प्रॉब्लम्स की तरह नहीं दिखती थी अब मुझे। और तब से लेके आज तक एक्चुअली में जितनी भी बार कुछ भी हुआ है, वो जो फेज था, अब ये शायद ये मेरा वो टाइम था, मेरा ही नहीं सबके साथ होता होगा, चाइल्डहुड से अब अडल्टहुड में ट्रांजिशन हुआ था मेरा ये, कि अब मैं एक्चुअली में मैच्योर हुआ था शायद। और फिर उसके बाद हमने फ्लाइंग तीर को फुल टाइम फिर से रिज्यूम किया। आई थिंक 4-5 महीने इंडिपेंडेंटली मैंने, यश ने, हमने छोटी टीम के साथ में हमने एक अलग सेपरेट प्रोडक्शन स्टार्ट किया और 2 मिनट अच्छा कर रहे थे, ब्रांड्स भी मिलना स्टार्ट। फिर से बोल। हाँ, कुछ नेट में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अटक गया था। वही ये फ्लाइंग तीर वाला, कि फ्लाइंग तीर फिर से रिज्यूम किया, 4-5 महीने चलाया था, ये चीज फिर से बोल देगा प्लीज। तो फिर उसके बाद मैंने और यश ने फ्लाइंग तीर फिर से रिज्यूम किया और बाकी सारी चीजें छोड़ दी, और हमने अपना कुछ फंड्स भी, छोटे फंड्स थे कुछ, हमने उससे स्टार्ट किया। और छोटी टीम थी 4-5 लोगों की, और कुछ फ्रीलांसर्स थे जिनके साथ काम कर रहे थे। ब्रांड्स भी आना शुरू हुए क्योंकि व्यूज भी अच्छे हो गए थे, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हो गए थे, और क्या नाम है, ठीक ब्रांड हमें पैसे मिल जाते थे। अब हमने ये सोचना शुरू किया कि अब इसको स्केल करना है। अब इसको जो है आइदर, अब वही हमेशा से ये सोच रहे, अब इसको नेक्स्ट क्या करना है। आइदर ये ऐसे चलता रहता, अब ये था कि अब इसको कैसे प्रोडक्शन को स्केल करना है, कैसे अब हमारे दिमाग में ये था कि अब थोड़ा इसको टीवीएफ टाइप में कैसे बनाया जाए, कि कैसे हम इसको सीरीज, छोटी सीरीज जो हम अभी पिछले नजर बट्टू में जो हम कर रहे थे, हम वो खुद कैसे करें, अब हम उसमें ले आए। तो उसके लिए हमने अप्रोच करना शुरू किया कुछ इन्वेस्टर्स को। 1-2 इन्वेस्टर्स से हमारी बात हुई, कुछ पिचिंग की 1 साल 2 साल के फंड्स के लिए। हाँ, तो धीरे धीरे करते बाई चांस जो है टाइम्स इंटरनेट से कुछ कन्वर्सेशन हुई, उनको पिच किया, और उनको भी, वो भी देख रहे थे कोई अच्छा फिक्शन का कंटेंट देख रहे थे, कोई चैनल जहां पे फिक्शन की वीडियोस जो एक्वायर करना चाहते थे वो, क्योंकि उनका खुद का जो मेंस एक्सपी और आईडिवा था उस पे वो लोग नॉन फिक्शन मोस्टली कर रहे थे। तो अब यहां से क्रैक हुआ और ये प्रोसेस चला कुछ महीनों का प्रोसेस तक, और वो प्रोसेस चला, इंटरव्यूज हुए, कुछ हमने अपना प्रोजेक्शन पिच किया। तो यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे आपको बेचना है, यहाँ पे सेल्स सीखी। तो टाइम्स इंटरनेट के साथ वो डील क्रैक हुई, और इतना अमाउंट हमें मिला इसके लिए कि जो एटलीस्ट हमने जो 2-3 साल जो भी स्ट्रगल के रहे हैं, जो मैंने 10-10 हजार रुपए में महीना काटा, तो वो मेरा कई एक्स बढ़ गया। हाँ, कि अब मुझे वो सारा मेरा जो ड्यू था वो उस दिन मुझे मिल गया। तो दैट वाज द टाइम जब फिर एक तरह से एक नया फेज हमने देखा, वापस से सारा कॉन्फिडेंस वापस से बूस्ट अप हुआ। कि अभी तक लगता था कि यार कैसे होगा, कैसे चलेगा, चीजें हो तो रही थी पर फट नहीं रही थी कि जो है निकल जाए, कुछ 4 चीजें हो जाए। तो वहां हमने ज्वाइन किया और उनके साथ में फिर हम यहाँ से गुड़गांव शिफ्ट हुए। टाइम्स इंटरनेट हमें फंड, फ्लाइंग तीर को पूरा फंड करना स्टार्ट किया, और गुड फंड। अगर मान लो कि अगर हम किसी वीडियो का प्रोडक्शन 30,000 में करते थे, तब हमारे एक वीडियो का प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी 5 लाख रुपए तक होने लगी। तो इट वाज लाइक ह्यूज, मतलब कि प्रोडक्शन, जो कि
बेसिकली हमारी पूरी स्टार्टिंग से चाहत यही थी कि हम कुछ भी जो बना रहे हैं वो फिल्म लेवल पे ही बनाए, मतलब नॉट दैट फिल्म लेवल, यूट्यूब पे जितना फिल्म लेवल हो सकता है उस टाइप से बनाए, ताकि जो है हम उस मार्केट को टैप इन करें जो ओटीटी की तरफ जा रहा है। फिर हम यहाँ से हमने साथ में इसके साथ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने और हमें दी कि आपको मेन6पी और आईडीवा का जो हिंदी डिवीजन है, उन्होंने अभी रिसेंटली उसको स्टार्ट किया था, आप उसको हेड करो एज अ क्रिएटिव्स। तो मैंने और यश ने उसको हेड करना शुरू किया। जो है क्योंकि वी वर डूइंग गुड इन हिंदी बेल्ट, और वो दोनों उनका हिंदी बेल्ट को ही स्पेसिफिक, उन्होंने कुछ रीजनल स्टार्ट किया था मराठी बंगाली सारे स्टार्ट किया था, पर उनका मेजर जो हिंदी था, जो सेकंड आफ्टर मेन6पी और आईडीवा ऑफिशियल, मेन6पी हिंदी एंड आईडीवा हिंदी, दे वर देयर मेजर प्लेटफॉर्म्स। तो उसको हम दोनों हेड करने लगे, और साथ में ही सारी फ्लाइंग थीर, ये 3 प्लेटफॉर्म एक साथ हम चलाने लगे। तो ये ऑलमोस्ट अगले 2 साल 2.5 साल तक ऐसे ही चलता रहा, और काफी कुछ सीखा। अगर हमारा पीछे जो पिछला हम जिस प्रोडक्शन हाउस में सीख रहे थे, तो अगर वो हमारा फिल्म मेकिंग का बीटेक हो रहा था, तो ये हमारा टाइम्स इंटरनेट के साथ में पूरा ये हमारा एमबीए रहा, जहां पे हमने बिजनेस सीखा, बेसिकली कैसे बिजनेस करना है। इन्फ्लुएंसर्स कई सारे मैनेज किए, आईडीवा और मेन6पी के फॉलोअर्स इस पूरे ड्यूरेशन में इनकी रीच बहुत बढ़ी। अब मैं नंबर्स अभी भूल गया हूँ दिमाग में, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे छोड़े 1.5 साल हो गया है, पर और आई थिंक ऑलमोस्ट 5-6 इन्फ्लुएंसर्स के साथ मैंने जीरो से काम किया। मैं खुद एज एन इन्फ्लुएंसर नहीं काम करता था, क्योंकि आई हैड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर 5-6 इन्फ्लुएंसर्स को हमने साथ में जीरो से स्टार्ट किया, और आज दे आर डूइंग प्रिटी गुड। मतलब सबके 3-3, 4-4 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हैं, उनके यूट्यूब्स बड़े हो चुके हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक जर्नी रही, जो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर रहा यहाँ पे। और फिर क्योंकि वही होता है ना कि जब कुछ चीजें अच्छी होती है, फिर कुछ डिप आता है, फिर अब जाता है, डिप आता है। तो फिर एक नेक्स्ट आया कि टाइम्स इंटरनेट का जो डिवीजन में हम थे वो मेन6पी था। तो मेन6पी को टाइम्स इंटरनेट में सेल कर दिया, एक्वायर किया उसको मेंसा ब्रांड्स ने। तो मेंसा में जाने के बाद फिर उनके गोल्स अलग थे। जब तक टाइम्स इंटरनेट एक मीडिया कंपनी थी, उनके गोल्स अलग थे, मेंसा के गोल्स अलग थे। और यहां से फिर जो है चीजें फिर थोड़ी सी बिगड़नी, एज इन की गोल्स की बिगड़ना, ऐसा कुछ भी और नहीं बिगड़ा था, कि बस विजन अलग हो रहे थे सबके। फिर यहाँ से जो है हमने फिर जो है टाइम वापस से फ्लाइंग थीर, हमने हमारे एज पर डील हमारी चीजें नहीं हो रही थी, तो हमने फ्लाइंग थीर को वापस उनसे ले लिया, और उनकी जो पोजीशन थी हमने वो छोड़ दी। और फिर हमने 2023 के सितंबर अक्टूबर में हमने प्लान किया कि अब हम इसको खुद से चलाएंगे। अब हमारे पास ठीक ठाक फंड थे कि हम रन कर सकते थे फुल फ्लैश प्रोडक्शन, एक ठीक से जितनी मिनिमम एक टीम रिक्वायर्ड होती किसी प्रोडक्शन हाउस को चलाने के लिए, वो हम हायर कर सकते थे। उसको रन करने का इतना फंड हमारे पास था। तो हमने 2-3 महीने प्लान किया। इसके बाद हम एक बार नवभारत टाइम्स से भी मीटिंग के लिए गए थे। नवभारत टाइम्स, इवन टाइम्स इंटरनेट नहीं, हमें मतलब मेन6पी के जो सीईओ थे उन्होंने हमें रेफर किया था कि आप एक बार नवभारत टाइम्स से मिल लो, कि हो सकता है वो आपको आगे फंड करते हैं। तो हम उनसे मिलने गए, पर उनसे भी हमारे थोड़े गोल्स नहीं मैच कर रहे थे। उनको भी किसी डिफरेंट टाइप का कंटेंट करना था। दे लाइक द आइडिया, वो हमारे साथ आगे करना चाहते थे। उनका भी एक चैनल था जो चाहते थे कि आप हम ये भी फंड करते हैं, आप ये भी रन करो। पर हमें ये लगने लगा था कि यार कि ये फिर घूम फिर के चीजें वही हो रही है, कुछ आगे हो नहीं रहा है। तो हमने डिसाइड किया इसको इंडिपेंडेंटली चलाते हैं। और इसी बीच में एक दिखा था कि फेसबुक वॉज अ गुड प्लेटफॉर्म जो अच्छा पैसा दे रहा था, और जो सिमिलर हमारी वीडियोस चल सकती थी उनपे जो हम बनाते थे। तो हमने सितंबर अक्टूबर ऑफ 23 डिसाइड किया कि इसको हम खुद से करेंगे। 3 महीने का टाइम लिया, उसको प्लानिंग बनाई कि क्या, 2 साल का बजट बनाया कि ऐसे करेंगे, ये मिनिमम टीम चाहिए, ऐसे ऑफिस रन करेंगे, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर। क्योंकि अब हमें सिर्फ एज अ डायरेक्टर या एज अ क्रिएटिव काम करना नहीं है, हमें बिजनेस चलाना भी हमें आ गया कि हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं। तो फिर 1 जनवरी को हम 31 ऑफ दिसंबर 23 को हमने गुड़गांव छोड़ा, और प्रॉपर जो है ऑफिस जो है हमने यहाँ पे 1 जनवरी 2024 में सेटअप किया।
और टीम हमने पहले हायर कर ली थी, लोग अपने अपने घर से काम कर रहे थे, और जैन ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ जैन से लोगों ने ज्वाइन किया, और तब से फिर फुल फ्लेज फ्लाइंग थीर ऑन है। और आज हमारी टीम में मतलब अराउंड 18 से 20 लोग का नंबर है जो फ्लाइंग थीर के लिए काम कर रहे हैं लोग। और अब हमने पिछले 4-5 महीने पहले हमने नजरबट्टू के साथ, जहाँ पे पहले मैं एज अ एम्प्लॉय काम करता था, आज मैं उनके साथ पार्टनर हूँ, और उनकी भी उनके साथ कोलैबोरेशन में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा अच्छे टर्म्स थे उनके जो फाउंडर थे, जहां भी काम किया हो अच्छे टर्म्स रहे हमेशा। टाइम्स इंटरनेट के भी वहां पे जो मेंस एक्सपी के CEO थे उनसे भी अच्छे टर्म्स रहे थे, इवन उन्होंने हमें और जगह रेफर किया। तो और नजरबट्टू के साथ भी हम आज कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हम अपनी टीम को क्लब कर दे अगर, क्योंकि हम लोग सिमिलरली कई प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करते हैं, तो क्लब करते तो 40 के आसपास का हमारा टोटल टीम साइज है। एंड जैसे मैंने शुरू में बताया कि 3-4 वीडियो पर मंथ से हम 45 वीडियोस पर मंथ तक अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन हाउस की बात करते हो, प्रोडक्शन हाउस को मुझे लगता है सेट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तुमको, क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल का जो एक्सपीरियंस है हर जगह। टेक्निकल मतलब वैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, जैसे कुछ नेचुरल कॉजेज हो गए थे जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे कि वो कुछ चीजें हुई थी, पर वो अपना कंपनी स्टार्ट करने के टाइम पे होती है। बट हाँ, इस पे भी हम आएंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जीरो से प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करें। आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है कि कैसे बिजनेस साइड को और टेक्निकल साइड को कैसे करना है, ये सारा आपका पढ़ाई हो गई है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में शुरू से आपने 2024 से स्टार्ट किया था, तो कैसे हुआ? लाइक जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहे हैं कि लेट्स से कि किसी को अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना है, वो कॉलेज में है, नॉलेज एक होना चाहिए, वो लेट्स से वो मैनेज कर लेगा नॉलेज, कैसे उसको लेना है, या कर लेगी नॉलेज, कैसे उसको देखना है, बिजनेस और टेक्निकल नॉलेज तो होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं कि प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो मनी, रिसोर्सेज, टीम, ये सारी चीजें। देन पहले आप ये बताना, फिर देन वी विल टॉक अबाउट कि जो स्ट्रगल्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आई हैं अभी तक। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी है। बेसिकली अगर किसी के वैसे किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर मैं बोलूं, कॉलेज के बाद कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो कर सकता है डेफिनेटली, पर वो किस चीज के लिए स्टार्ट करना चाह रहा है इस पे डिपेंड करता है। तो चैलेंजेस कई तरह से आते हैं। जैसे अगर बैकग्राउंड आपका रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों ने कानपुर वगैरह में, मैंने जब मेरा कॉलेज वहां से रहा है, तो कुछ फ्रेंड्स, कुछ बच्चे थे जिन्होंने बाद में जो है अपना कुछ कॉलेज वहीं पे स्टार्ट किया था। मतलब मेरे कॉलेज के नहीं, मतलब मेरे नोन में कुछ थे जिन्होंने अपना एक छोटा कानपुर लेवल पे कुछ अपना स्टार्ट किया। तो कर सकते हैं लोग, पर अभी जो मैं करना चाह रहा था उसके लिए शायद इतनी थोड़ा रिक्वायर्ड था मेरे लिए इतना एक्सपीरियंस लेना मीडिया का, और उसका फायदा भी रहा है, क्योंकि जैसे अब मुझे टीम हायरिंग करनी थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या है कि काम को करेगा कौन, वो बंदे, वो एम्प्लॉयज, उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये सही है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना। आपको कोई एडिटर हायर करना है तो आपको पता कैसे होगी ये एडिटर मेरा ये वाला काम कर पाएगा। उसको हायर करने के लिए आपको पता होना चाहिए, उसको आप पूछोगे क्या, उसको आप टेस्ट क्या दोगे, उसको आपको पता होना चाहिए भाई अच्छा तुम ये काम करो, उससे मैं जज कर लूंगा, मतलब उस पर मैं उसके बेस्ड में तुम्हें हायर करूंगा या नहीं करूंगा। कोई डीओपी कैसे काम करेगा आपको वही सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसा डीओपी हो। और ये जो बेसिकली कॉन्टेक्ट जो कनेक्ट इतने सालों में बनाया, तो मेरे लिए टीम हायर करना वैसे काफी इजी रहा, क्योंकि मोस्टली जितने लोग मैंने जब जैन में स्टार्ट किया, खुद का पूरा सेटअप स्टार्ट किया, खुद की पूरी कंपनी स्टार्ट की, तो मेरे लिए हायरिंग करना इजी रहा, क्योंकि मोस्टली सारे ऐसे लोग थे कि किसी के साथ मैंने 6 महीने वो काम किया, किसी के साथ 4 महीने वो काम किया, किसी को मैं उसके रेफरेंसेस जानता हूँ, वो बंदा वो मेरा पुराना दोस्त है, उसने ये काम करता था, उसने रेफरेंस दिया है। तो मेरे लिए इन सबको क्लब करके लाना इजी रहा। तो ये एक चैलेंज मेरे लिए, मतलब किसी भी टीम के लिए मेजर होता है कि आपकी किसी भी सिर्फ इसकी नहीं, मतलब मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप आईटी में हो, आप किसी भी तरह का काम कर रहे हो, तो आपके जो एम्प्लॉयज का स्किल सेट है वो आपकी टीम बनाता है। तो इन लोगों को एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ले आना, और प्लस अगर उसमें थोड़ा स्किल ऐसा होना कि भाई चलो मुझे काम 10 रुपए का कराना है, उसको 7 रुपए का काम आता है,
तो बचा हुआ 3 रुपए काम मुझे सिर्फ सिखाना है, तो वो 3 रुपए काम मैं उसको तब सिखा पाऊंगा ना जब वो काम मुझे खुद आता हो। तो क्योंकि मैं सीखा हूं तो मैं उसको वो उतना 3 रुपए जो कम हो रहा है वो इम्प्रूव करा लूंगा। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस, इसीलिए किसी को मतलब ये एक्सपीरियंस काम है, मेरे लिए टीम बनाना इजी रहा बहुत ज्यादा। चैलेंजेस कहाँ आए, कुछ मैनेजरियल इश्यूज आए, पर वो तो ठीक है, वो मेरा कहीं ना कहीं मेरा भी कमियां रही जो शायद मुझे अभी तक मैं नहीं सीखा था, तो वो करते करते मैं सीखा वो। ठीक है, तो वो चैलेंजेस अगर आप थोड़े में बता दो कि किस टाइप के थे। यार बड़ा ही अननेचुरल चैलेंज था पहला तो। हम हमें एक जन से जो है, जो ऑफिस हमने फाइनल किया था, काफी बड़ा ऑफिस था, मतलब करीब 6 कमरे, 6 रूम्स थे, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बनाने के लिए। अच्छा शूटिंग स्पेस था। हमारा प्लान ये था कि हम 7-8 तरीके के अलग अलग सेट्स बना सके, कि अगर ऑफिस का सेटअप है तो ये सेटअप हो गया, अगर हमें थोड़ा गांव टाइप का कुछ लुक चाहिए क्योंकि कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट में हम कुछ कुछ बना सके, तो इस एरिया में ये बन सकता है, ये डाइनिंग हॉल का सेटअप, यहाँ पे डाइनिंग का शूट हो सकता है, ये रूम को एज अ बेडरूम कर दो, कोई भी बेडरूम का सीन हो तो यहाँ पे शूट हो जाएगा, ये हॉल का सेटअप हो गया, ये रिसेप्शन, हमारी रिसेप्शन में जाइए, कोई होटल का सीन करना है तो यही इसी को कन्वर्ट कर दो एज अ होटल। पीछे पीछे जो है सर्वेंट रूम है, तो कभी किसी गांव का घर दिखाना है या कुछ भी कोई भी किसी ऐसे गरीब आदमी का घर दिखाना, तो वो एरिया वहां हो जाएगा। तो ये पूरा प्लान कर रखा था पूरा कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, और शिफ्ट करेंगे, फिर आर्ट डायरेक्टर आएगा, वो सारा चीज प्लान करेगा, अगले 15-20 दिन में ये सारे सेट्स हम बनाएंगे, और मीनवाइल हम कुछ बाहर के शूट्स करते रहेंगे और ये सारे शूट करेंगे। पूरा प्लान, सब कुछ, एवरीथिंग वाज प्लान, हायरिंग हो रखी थी, सब कुछ हो गया था, सब कुछ ओके था। क्या नाम है, वो किसी पॉलिटिशियन का, वो जो जो हम प्रॉपर्टी ले रहे थे, वो पूरा बंगलो था वे, और वो किसी पॉलिटिशियन का था, और 1 जनवरी को हम सामान लेकर के आए और उसने देने से मना कर दिया। वो जो जिनसे हम ले रहे थे, जो ओनर थे, वो दोनों जो है आउट ऑफ इंडिया चले गए। वो बोले कि 4 दिन बाद हम लौटेंगे तो हम बात करेंगे। मैंने कहा यार 4 दिन तक मैं क्या करूं? हाँ, मेरे पास 2 ट्रक भर के सामान है, इन सबको मैं कहाँ रखूं? तो ये चैलेंज एकदम, ये तो प्लान ही नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये चैलेंज, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ भी आ जाती है। अब यहाँ पे क्या चीज वर्क करी, टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रॉब्लम इतनी देख ली थी पिछले कुछ सालों में, तो मैंने और यश ने इस प्रॉब्लम को एकदम टेंशन एज इन की परेशान नहीं हुए इसको लेकर, कि लगा हाँ सॉल्व, अब क्या करें। अब तुरंत ही दिमाग सॉल्यूशन पे काम करता है कि चलो ठीक है, अभी जो बंदे हायर हो गए हैं, अच्छा वो आगरा से यहाँ शिफ्ट हो गया, चलो उसको होटल में रख दो, होटल से काम करेगा। ये मेरे एक्स फ्रेंड का ऑफिस है, 2 बंदे वहां बैठा दो, हाँ जब तक ये नया ऑफिस हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो, क्योंकि लग रहा था वो 4 दिन बाद ही ओनर आएगा, तो शायद दे या ना दे, हमें नया घर खोजना था, मतलब नया प्रॉपर्टी खोजनी थी जहां पे हम अपना सेटअप बना सके। तो चीजें सेटल की, फिर से दोस्तों के घर पे अपना सामान कुछ कुछ डाला, कुछ एक गोडाउन लिया रेंट पे, वहां पे एज इट इज पूरा का पूरा सामान डाल दिया, जितना भी 2 ट्रक सामान था। तो बस फिर दूसरी प्रॉपर्टी खोजनी शुरू की, 5-6 दिन में नई प्रॉपर्टी खोजी, और इस बार जो प्रॉपर्टी मिली वो काफी, क्योंकि समय कम था, वो प्रॉपर्टी हमने 3 महीने में खोजी थी। ये जो प्रॉपर्टी हमने नहीं मिली वो 3 महीने लगा के खोजी थी, क्योंकि हमें बेस्ट चाहिए था। ये प्रॉपर्टी हमने 4 दिन में खोजी, जिसमें हमने फाइनली लिया। तो हमने अपने कुछ पैरामीटर्स डाउन किए, लेकिन कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, ये होनी भी चाहिए। वो प्रॉपर्टी एकदम मतलब कि बिखरी हुई थी, मतलब कि इसमें कुछ चीजें बहुत ही वर्स्ट हालत में थी। जैसे लगा कि इसमें 1 लाख रुपए तो सिर्फ इसमें मेंटेनेंस में जाएगा हमारा। तो कुछ ओनर ने मेंटेनेंस किया, कुछ पैसे हमने लगाए, फिर कुछ 6 महीने बाद लगाया, तो वो प्रॉपर्टी वापस से रिबिल्ड किया कुछ कुछ। तो दैट हेक्टिक था, बहुत टायरिंग था बहुत, पर इतना, अब क्योंकि इतना दिमाग शायद हो गया, मतलब कि सीख लिया था कि परेशान नहीं होना, कुछ भी हो जाए परेशान नहीं होना, हंसते खेलते हो गया। तो 10-12 दिन में आई थिंक जो है वो नया प्रॉपर्टी तैयार हो गया, सारी टीम वहां शिफ्ट हुई, और 2-3 महीने तक कुछ कुछ काम होता रहा, क्योंकि वो वहां पे कई चीजें नहीं थी, जैसे कुछ कुछ जगह का पेंटिंग होती रही, कुछ कुछ चीजें सेट्स बनते रहे, फिर सामान वहां के हिसाब से अलग अलग कुछ नई परचेज करना पड़ा। तो वो हेक्टिक रहा, क्योंकि हेक्टिक इसमें इसलिए भी था क्योंकि 3 महीने मेरी शादी भी थी। जैन में मैंने ऑफिस सेटअप कर रहा था, और 10 मार्च को मेरी शादी थी, तो पैरेलली मेरी शादी की भी तैयारी चल रही थी।
तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक था, टायरिंग था। ठीक है, यानी प्रोडक्शन हाउस में अगर मैं बात करूं आज के टाइम से, तो एक हमें एक लोकेशन चाहिए, एक जगह चाहिए, एक आपके पास जगह होनी चाहिए, आपकी टीम होनी चाहिए जो आपकी बात को समझ पाए, आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए कि आपको कंटेंट क्या बनाना है, एंड देन मनी तो ऑफ कोर्स इन सब के लिए मनी। ये प्रोडक्शन हाउस की कॉस्ट नहीं है, ये जो तुमने वो दिया कंटेंट होना चाहिए, ये एक कंटेंट क्रिएशन वाला जो भी कंपनी है, जो खुद का कंटेंट क्रिएट कर रही है, तुम उसका बता रही हो। प्रोडक्शन हाउस से मेरा मतलब है कि जहां पे हम वाइट लेवल भी कर सके, वरना तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में हमें वो तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा बने। आज यार, आज सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि आपके पास कुछ भी ना हो, कुछ ना, आपके पास एक कमरा हो, आप वहां से भी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए उतना बड़ा सेटअप की जरूरत नहीं है। बस मास प्रोडक्शन करना हो, तो जब मास प्रोडक्शन करना हो तो आपको जरूरत है इतने बड़े सेटअप की, जिस सेटअप की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे आपको 6 से 8 मल्टीपल सेट्स लगाओ। क्योंकि हमने एक रेलवे, जैसे हमारा रेलवे की रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस करते थे, तो एक तो हमने रेलवे काउंटर और रेलवे का हमारा जो प्रॉपर्टी थी, तो पीछे पूरा सरकारी लुक से आता था, तो पूरा सरकारी कलर में हमने जो सरकारी की थोड़ा येलोइश वॉल करा दी थी। कुछ कमरे जो है ब्लू रखे थे, जो ब्लू टोन रखा था, जो भी होमली दिखाना है, थोड़ा सा जो है व्हाइट टोन रखा था। तो इस तरह से अलग अलग तरह के सेट बनाए थे, क्योंकि मुझे मास प्रोडक्शन करना था। जो ये रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ, दिस इज फॉर मास प्रोडक्शन। हाँ नहीं, लेकिन इसके लिए भी मैं ये इसलिए कह रही थी कि आप क्या बनाओगे, मतलब मैं उनके पैरामीटर्स रख रही थी कि ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। जैसे आपने कहा वाइट लेवल प्रोडक्शन, उसके लिए भी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट तो मिलना चाहिए ना कि ये भाई बना देना। तो मतलब कंटेंट में एज अ पैरामीटर रख रही थी। तो ये सारी चीजें हैं कि आप इसको कहोगे एक स्टूडियो बनाया था हमने, ठीक है राइट, स्टूडियो के लिए। क्योंकि प्रोडक्शन हाउस जो होता है, प्रोडक्शन हाउस एक कमरे में भी हो सकता है, क्योंकि उनको क्या करना होता है, उनके पास एक दो रूम चाहिए, उनको एडिटिंग रूम चाहिए जहाँ एडिट हो सके, एक मीटिंग रूम चाहिए जहाँ क्लाइंट से बात कर सके। उनके सारे शूट स्टूडियो में होते हैं, फिर वो जो भी शूट्स आता है उसको स्टूडियो हायर करते हैं, स्टूडियो में जाके शूट्स होते हैं। कोई एड फिल्म है तो एड के हिसाब से, जैसे एड है वैसे लोकेशन लेते हैं। पर हमारा क्या था, हम सोशल मीडिया पे मास में प्रोडक्शन करा, मास में वीडियोस बनानी थी। तो हमारी पूरी टीम एक जगह बैठे, सारे सेट्स घर के आसपास में ही हो, या फिर घर की ही जो भी प्रॉपर्टी है उसमें ऊपर नीचे इधर उधर मल्टीपल सेट्स हो। तो दिस इज फॉर दिस थिंग, हमें एक स्टूडियो बनना था। तो आप इसको स्टूडियो बोल सकते हो। ओके, तो यानी कि तुम्हारा एक स्टूडियो है। हाँ, स्टूडियो ओनर। ओके, यानी कि तुम्हें वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्हें अपना खुद का कोई एड बनवाना हो, प्रोडक्शन मतलब अपने खुद का कोई कंटेंट बनवाना हो, वो यू आर द परफेक्ट गाय फॉर देम। ओके ग्रेट, ठीक है। तो हमने एक प्रोडक्शन हाउस कम स्टूडियो किस तरीके से होता है सेटअप, इस पे डिस्कस हमने कर लिया है। हो गए तो बेसिकली जो अगर मैं आज तुमसे पूछूं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस चीज के लिए आपके पास स्किल क्या क्या होनी चाहिए, जैसे हमने पूरी बात कर ली है, लेकिन इसे सम अप करने के लिए, लाइक इसको एंड करने के लिए, स्किल क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि यार ये तो मस्ट है। पर्सनल स्किल एंड ऑफ कोर्स जो आसपास चीजें हो रही वो तो है। एक बार सॉरी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लोगे? लेट्स से तुम्हारी तो पूरी जर्नी रही है इतने सालों की, तो तुमने तो वो स्किल्स यार पूरी जर्नी के साथ सीखा, कुछ अपने करते करते भी सीखा। बट लेट्स से कि अगर मैं आज उसको सम अप करूं कि एक स्टूडियो रन करना है तुम्हें, और तुम एज अ डायरेक्टर एक्टर सब कुछ हो, स्टूडियो कम प्रोडक्शन हाउस तुम्हें रन करना है, तुम्हें चलाना है, तुम्हारे मल्टीपल शूट्स चल रहे हैं। एक ऐसे इंसान बनने के लिए, एक ऐसा एक ऐसा स्टूडियो, या फिर ऐसे लेट्स से तुम्हारा खुद का एक फिल्म सेट ही है, लेट्स से एक छोटा बहुत एक बंगलो में बनाया हुआ लेट्स से है, तो उसको रन करने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल होने चाहिए और किस तरह के रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज में सब कुछ आता है। ये सम अप के लिए हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है इस पूरे अभी तक में, बट लेट्स से जस्ट सम अप कि क्या क्या होने चाहिए एज पर यू, जो भी याद आ रहा है। यार मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। बस सोचो कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए काम करते रहो। तुम जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, तुम चाहे देखने वाला वीडियो अगर देख रहा है वो शायद
15 साल का लड़का क्यों ना हो, अगर वो सोच रहा है मुझे अगले साल ये करना है, मैं उसे कहूंगा भाई करते रहो, डरो मत, फेलियर्स होगा, करते रहो करते रहो करते रहो, हो सकता है तुम वो तुम्हारी भगवान की दया होगी कि कितनी तुम्हें कब दया मिलनी है और तुमने कितना समझ है, तो हो सकता है 6 महीने में कर लो, 8 महीने में कर लो, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में हो जाएगा, करते रहो, दैट इज इट। और कोई स्किल और कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस तुमको कंसिस्टेंट रहना है अपने काम में कि ये मुझे करना है, अब मैं कोई बात नहीं, ये हुआ कोई बात नहीं, ये हो गया, परेशान नहीं होना है, फेलियर्स आएंगे, थोड़ा सा दुखी हो लो, 5 मिनट रो लो, उसके बाद वापस से लग जाओ अपने काम पे, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई ऐसी सुपर पावर नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे जो मैंने 10 साल 15 साल में सीखा, हो सकता है कोई बंदा 1 साल में सीख के कर लेगा, है भी, लोग कर भी रहे हैं यार, मेरे से कम एक्सपीरियंस लोग कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो होगा, ऐसा नहीं है। जेन्युइन एडवाइस है। ठीक है, चलो फिर तो इसके बाद हम थोड़ा इस पे चलते हैं कि किस पे चलते, टेक्निकल पे चलते हैं थोड़ा। सारी जर्नी आपकी होती है, आपने अच्छे से बताया था, लिटिल बिट टेक्निकल साइड कि आप यू एज अ डायरेक्टर, यू आर वर्किंग एज अ डायरेक्टर लाइक फ्रॉम योर स्कूल। तो डायरेक्टर के लिए अगर मैं पूछूं तो किस तरह का काम होता है, और उसके लिए डायरेक्टर एंड एक्टर भी हो आप, तो आप साथ में बता सकते हो छोटे में कि ये किस तरह का काम होता है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। यू आर ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर, मतलब कंटेंट क्रिएशन आप लिखते भी हो साथ में, तो दिस इज योर, मतलब अगर मैं बोलूँ तो दिस इज योर प्रोफाइल, डायरेक्टर, एक्टर एंड राइटर। तो इन तीनों चीजों में किस तरह का दिमाग लगता है, किस चीज को आप रखते हो, क्योंकि आपका जो, मैंने जितना देखा है, आपके जितने भी कंटेंट हैं वो बेसिकली यहीं से हैं, आप आसपास के इन्वायरमेंट को कैच करते हो, उस पे ही अपना आपका जो स्क्रिप्ट होती है। मैंने एक देखा था आपका वीडियो, मैं इमोशनल भी हो गई थी, वो शायद वो ट्रेन वाला था जिसमें उसको वैष्णो देवी जाना था और उसे टिकट नहीं मिल रही, किसी ने तो अपने टिकट दी है, कोई तो टिकट कैंसिल हुई थी, और वो बहुत गरीब था, तुमने दिखाया था वो गरीब है, बट वो बहुत सारे पैसे जमा करके आया क्योंकि उसकी बेटी हुई थी, कुछ इस तरह का था। जब मैं लास्ट तुम लोग का ये तैयार करी थी तो मैंने देखा था, और मैं इमोशनल भी हो गई लास्ट में। तो यानी इस तरह के बहुत ही इमोशनल और फनी दोनों तरह के आप स्क्रिप्ट बनाते हो, तो इसको किस सोच के करते हो, लाइक व्हाट इज योर ना आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है कि अच्छा मुझे अब इस तरह का कंटेंट बनाना है। तो बेसिकली द डायरेक्शन वर्क एंड हाउ यू मैनेज, हाउ यू डिजाइन द कंटेंट, ये दोनों चीजें हैं, 2 चीजें हो गई फिर से, बट हाँ अगर आप फ्लो में ही इसको बता दो क्योंकि सब सेम है। एक फिलॉसफी हमने अपनी टीम की रखी है, जो विद टाइम हमने सीखी, और वही आज हमने अपनी पूरी टीम में, जो मेरे यहाँ और भी राइटर्स हैं और जो मेरे यहाँ डायरेक्टर है, अब मैं कई डायरेक्ट मैं नहीं करता हूँ मोस्टली, अब डायरेक्ट मेरा एक डायरेक्टर है वो करता है, और पर मैं जिस वीडियो में एक्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ क्योंकि वो है। तो एक जो फिलॉसफी जो रखी है हमने अपनी पूरी टीम की, वो ये है कि काम आप वो करो जो करने में अंदर से मजा आए, हमेशा, सिर्फ हमेशा। कोई भी वीडियो बनानी है, कोई भी आप वीडियो बना रहे हो, तो पहला चेक ये लगाओ क्या आपको मजा आ रहा है, क्या आप संतुष्ट हो, ये हमेशा एक पहला चेक है। अगर मान लो कि किसी की कोई वीडियो बना रहा है, कोई मेरा राइटर है, वो स्क्रिप्ट लिखे है, मुझे नहीं पसंद आई, मैं पूछता हूँ भाई तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, जैसे मान मुझे नहीं पसंद आई, मैंने बोला कि नहीं यार ये सही नहीं लग रही है, तो अगर वो, मैं पूछता हूँ अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें मजा आ रहा है, किसी एक को मजा आना चाहिए। तो मेरा ये है कि अगर किसी को मजा आ रहा है ना, मजा ऐसा यार ना, वो कॉमेडी की बात कर रहा हूँ, अगर कॉमेडी है तो मजा है, बेसिकली मजा से एक टर्म है, मतलब कि तुम्हें फील आ रहा है कि नहीं, अगर इमोशनल भी हो तो तुम्हें फील आ रहा है कि नहीं, तुम्हें वो भाव लग रहा है, भाव मिल रहा है तुमको जो निकल के आना चाहिए। तो अगर वो है, अगर वो बोलता हाँ है, तो मैं बोलता हाँ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि शायद मैं नहीं कनेक्ट हो रहा हूं, इस देश में 140 करोड़ लोग, तो अगर 2-3 करोड़ लोग भी कनेक्ट हो गए तो द वर्क इज डन। हाँ, तो पहली फिलॉसफी है कि जो है आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, आप जो भी कंटेंट करो। सेम मैं अपने कंटेंट में करता हूं, कोई भी अगर मैं कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहा हूं तो मैं देखता हूं कि क्या ये मैं सेटिस्फाइड हूं, क्या अगर कॉमेडी स्क्रिप्ट है तो क्या मुझे खुद हंसी आ रही है, ऐसा तो नहीं कि मैं बस ये करने के लिए कर रहा हूं। या कोई भी इमोशनल स्क्रिप्ट है, क्योंकि इमोशनल हमने
1.5 साल से ही बनाना शुरू किया। इसके पहले हम इमोशनल कंटेंट करते नहीं थे, ज्यादा हमारा थोड़ा वैकी टाइप का कंटेंट रहता था। तो इमोशनल और इमोशनल मुझे बहुत खुशी होने शुरू, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि शायद ये हमारी मैच्योरिटी भी है कि समय के साथ अब एज बढ़ती जाती है तो आप लोग हाँ नहीं, कुछ सोशल वीडियोस होनी चाहिए जहाँ पे आप एक सोसाइटी को मैसेज भी दो। और वो करके मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये अनदर साइड मैंने एक्सप्लोर किया अपना। मैंने कुछ बहुत सारी इमोशनल वीडियो मैंने किए हैं, बहुत सारी यश ने की है। तो ये लिखते समय हमेशा बस ये सोचते हैं, राइटिंग के टाइम पे ये सोचते हैं कि ये मैं कनेक्ट हो रहा हूं कि नहीं, क्या ये भाव निकल रहा है कि नहीं, क्या इसको देखने वाला मूव हो रहा है कि नहीं, कि टच हो गई, किसी को टच हो जाए। तो ये हमेशा ही राइटिंग में ही रखते हैं। डायरेक्शन के टाइम पे बस हम मेजर डायरेक्शन हम अपना एक्चुअली अपने जब स्क्रिप्ट लिख रहे होते तभी हम उसको डायरेक्ट कर चुके होते हैं कि हाँ ये ऐसी दिखेगी। तो जब स्क्रिप्ट अगर मैंने लिखी है तो मुझे डायरेक्शन में ज्यादा करना नहीं होता है, मेरी टीम को मोस्टली पता है, और वो लिखी अगर सही गई तो एग्जीक्यूट सही हो जाती है। और एक्टिंग में क्या है कि एक्टिंग में भी हमारे जो भी एक्टर्स हैं फिक्स्ड ही होते हैं ऑलमोस्ट सारे। अगर 10 12 15 एक्टर हैं, मेल फीमेल सब मिला करके, तो हमें पता है कि ये सेट ऑफ रोल्स ये अच्छा करेगा, ये सेट ऑफ रोल्स ये अच्छा करेगा। तो काफी अब क्योंकि रेगुलरली काम करते 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 टीम में इतना अच्छा सिंकअप है कि जो है बहुत ही सॉर्टेड रहता है हमारे लिए। और अगर डायरेक्शन की बात करो तो क्योंकि अब बस ये चीज का इस प्रोसेस में, बस डायरेक्शन की प्रोसेस की अगर बात करूं मैं, तो बस कोशिश ये रहती है कि चीजें फ्लैट ना जाए। जैसे हम कई बार फिल्में भी देखते हैं तो कई बार कई चीजें फ्लैट निकल जाती है। कोशिश रहती है कि हर सीन में कुछ एक ड्रामा हो। अगर इमोशनल वीडियो है तो कुछ एक ड्रामा है, कॉमेडी है तो हर सीन में कुछ अनोखा होता रहना चाहिए। कोई भी स्क्रिप्ट है, अगर मैं कॉमेडी स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, इवन अब हम रील भी बनाते हैं, तो मेरा हमेशा पैरामीटर होता है अगर इस रील कर रहे हो तो इस रील में क्या अलग है, क्योंकि सारी कहानियां सेम होती है हर बार वही। अगर कोई आप सोशल वीडियो करते हो तो आप किसी की हेल्प कर रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो, कहानियों के सिचुएशंस बदलती हैं पर इमोशंस कुल मिला के कहीं ना कहीं सेम होती है। अब इन इमोशंस को कहते समय या किसी कॉमेडी वीडियो में किसी एक कॉमेडी को कहते समय आप क्या अलग कर रहे हो। जैसे कॉमेडी में मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि कॉमेडी जब भी हो तो हमारी कॉमेडी अलग लगनी चाहिए। हमारे कैरेक्टर्स थोड़े से, बस बेसिकली कॉमेडी में मैं हमेशा ही कोशिश करता हूं कि लेट्स सपोज एक सिचुएशन है, जैसे मान लो कि कोई मर गया की सिचुएशन में होना चाहिए कि लोग रो रहे हैं, दुखी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कॉमेडी हो रही है तो हमेशा ही कुछ किसी सिचुएशन में जो होना चाहिए वो ना हो रहा हो, दैट इज कॉमेडी फॉर मी। हमेशा कॉमेडी में कोशिश ये करता हूं कि इस कॉमेडी को किसी ऐसी सिचुएशन में लेके आओ जहां पे एक्चुअली कॉमेडी नहीं हो सकती है, तो ही वो थोड़ी अलग है। या फिर कोई भी कैरेक्टर है कि उस कैरेक्टर को ऐसा बिहेव करना चाहिए तो वैसा नहीं बिहेव कर रहा, वो कुछ और तरीके से बिहेव कर रहा है। तो एक्चुअल कैरेक्टराइजेशन को बदलना, ये हमारा कॉमेडी में हमेशा मैं कोशिश करता हूं, ये मेरा वो है। और डायरेक्शन ऐसा देखो हम जो करते हैं तो ये शॉर्ट्स वीडियो है, शॉर्ट मतलब 5-6 मिनट की अब तो लेंथ की हम वीडियोस करते हैं, तो इतना डायरेक्शन हैविली इन्वॉल्व नहीं होता है। मेजर डायरेक्शन हमारा स्क्रिप्ट लेवल पे हो चुका होता है। इमोशनल में हमेशा कोशिश ये करता है, अगर मैं जैसे कॉमेडी का बताया वैसा बाइफिकेशन अगर मैं इमोशनल में करूं तो इमोशनल में वही सेम इमोशंस है यार। किसी ने किसी के जो है बहुत सारी इमोशनल वीडियो बेसिकली हमने इस चीज पे बनाई है, गीता के लेसन्स पे। जैसे कुछ कि आप कर्म के ऊपर, कि अगर आप कर्म कुछ अच्छा करते हो तो आपको फल अच्छा मिलता है, सिंपल सी बात है। तो अब किसी को वो उसके कर्म का फल कैसे मिला इस बार, ये चीज कैसे टच कर जाए, इस चीज पे काम करते हैं। तो बेसिकली सारी लीनियर वीडियोस होती हैं, बस कोशिश ये करते हैं कि वो इमोशंस टैप इन हो जाएं, लोगों को इमोशंस कनेक्ट कर जाएं। तो टॉपिक कैसे डिसाइड करते हो ये अच्छा इस पे बनाने, जैसे गीता वाला हो गया तो ये रैंडम आता है या फिर कोई एक रैंडम बेसिकली ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये टॉपिक थोड़ा ना बेसिकली ये ट्रिकी पार्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप एक तरह का काम करते रहते हो तो उसी तरह के आइडियाज आते रहते हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही ऐसा आता जा रहा है, तो तोड़ना पड़ता है हमें जो है कि नहीं भाई बस अब कुछ और सोचो, अब टॉपिक चेंज करो। हमने अपने में दूसरे रूम में भी यहाँ दिखेगा नहीं, राइटर्स रूम में उसमें बोर्ड पे लगा रखा है कि 4-5 वो लगा रखे हैं, जैसे दुकान, मंदिर, मेडिकल शॉप, मतलब
क्योंकि दिमाग में रहे, जब आप घुसो तो आपको रेलवे स्टेशन, सरकारी ऑफिस, ये वो ऐसा वैसा हॉस्पिटल, तो आप जब जाते हो डेली आपको ये दिखता है कि हाँ ये 5-6 लोकेशंस हैं, तो इन लोकेशंस पे आप कुछ कुछ अभी जो भी कंटेंट सोच रहे हो उन पे बेस्ड करते हो। बाकी कहानियां वही रियल लाइफ कहानियां हैं, कुछ चीजें कहीं से इंस्पायर होती हैं और कुछ आप आसपास कुछ घटते देखते हो। तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट सोचना, टॉपिक सोचना हमेशा थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि सेम रिपीट भी नहीं करते रह सकते हो। रिपीटेड सोचना आसान हो जाता है, फिर रिपीटेड मतलब कि आईपीएस जैसे हम करते हैं, जैसे हमने 2-3 कुछ आईपीएस की। आईपीएस से मतलब कि रेगुलर जो कंटिन्यूअस सीरीज हो, जैसे ग्राम विकास अधिकारी में बता रहा था, वैसे एक फूफा जी की आईपी की, ऐसे हमने एक रेलवे टीटी की आईपी शुरू की। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि आपका सेटअप मतलब कि सेम कैरेक्टर्स हैं, सेम तरह की स्टार्ट मिडिल एंड होता है, तो वहां पे हर बार क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स बदलने होते हैं, वो इजी हो जाता है। पर उसके साथ साथ हम कई नई चीजें इनोवेट करते रहते हैं। ओके। तो जैसे ऑडियंस होती है, मतलब काफी चीजें ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हें पता है कि ये ना ये मेरी ऑडियंस है, इन्हें यही पसंद है, तो इसी के अराउंड मैं बना रहा हूँ। हाँ हाँ मतलब कुछ डिफरेंट नहीं होता, मतलब वो उन्हीं ऑडियंस को केटर करना है आप, ये प्रोसेस रहता है। बेसिकली ऑडियंस का देखो, अगर मैं ये बात कहूँ तो ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ऑडियंस यही है मेरी। ऑडियंस तो मेरी पूरी, जो जो इस पूरी दुनिया में हिंदी समझती है वो सब मेरी ऑडियंस है। क्योंकि अगर मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, अगर मान लो फेसबुक पे वीडियो डालता हूँ मेटा पे, तो 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं 2 मिलियन किसी भी वीडियो पे 2 मिलियन एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम 20 मिलियन व्यूज। हाँ, तो अगर 20 मिलियन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो ये तो मेरी तो 2 ही मिलियन की ऑडियंस है, तो इनसे तो मेरा सिर्फ इतने से नहीं हो रहा ना, मुझे तो और दूर तक जाना है। तो कोशिश, क्योंकि लेकिन शायद ये जो 2 मिलियन ऑडियंस है, ऐसी ही देश की काफी बड़ी जनता है। जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन तीनों पे हमें पता है कि अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है। सो कहाँ पे ज्यादा सिंक कर जाता है, या फिर अगर मैं पूछूं इन अ जनरल व्यू, पहला तो ये कि आपकी वीडियोस किस जगह पे ज्यादा सिंक करती है, लाइक किस ऑडियंस पे। दूसरा ये कि फेसबुक पे किस तरह की ऑडियंस मिलेगी, यूट्यूब पे किस तरह की ऑडियंस जनरली होती है, एंड इंस्टाग्राम पे किस तरह की। अभी क्योंकि आप हर तीनों जगह पे आप एक्टिव हो, तो अगर मैं जनरल पूछूं कि किस किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह की ऑडियंस आपको ज्यादा मिलेगी, टू द योर वर्क, कि आपकी जो वर्क है वो कहाँ पे ज्यादा फ्लरिश है। ज्यादा फ्लरिश हमारी फेसबुक पे है, क्योंकि फेसबुक में हमने जो कंटेंट बनाया है वो रियल इंडिया पे, जो स्मॉल टाउन कंटेंट है वो ज्यादा फ्लरिश्ड है, वहां पे ज्यादा वो उसकी रीच है। यूट्यूब पे जब हम पहले का, जब हम सिर्फ हम लॉन्ग वीडियोस जब करते थे, तो यूट्यूब पे उसकी रीच ज्यादा थी। जब से हमने कंटेंट को शॉर्ट किया है, 5 से 6 मिनट का किया है, तब से यूट्यूब की रीच कम हो गई है। अब यूट्यूब पे रीच बढ़ाने का तरीका है, या तो हम एकदम शॉर्ट पे आ जाए, मतलब कि 1-1.5 मिनट का कंटेंट करें, तो यूट्यूब पे रीच वो है। पर हम क्योंकि तीनों की ऑडियंस अलग अलग एकदम, इंस्टाग्राम की ऑडियंस थोड़ा सा ज्यादा, ये कहूंगा कि ओपन माइंडेड ऑडियंस है। लेट अस सपोज कि मैं कोई अपने धर्म से रिलेटेड कोई ये कंटेंट करता हूं, ठीक है, तो उसमें अगर कोई भी कमी हो गई तो फेसबुक पे तुरंत जनता लड़ जाएगी, तुरंत लड़ाई हो जाएगी, तुरंत कमेंट्स में गालियां पड़ेंगी, 4 चीजें होंगी, ये इंस्टाग्राम पे ऑडियंस बहुत ओपन है, बहुत एक्सेप्टिंग ऑडियंस है, वो उसको केवल उसका गुड पार्ट अप्रिशिएट करेगी। यूट्यूब पे कुछ बीच में रहता है, इन दोनों के बीच का कुछ है, तो ये ऑडियंस तीनों अलग अलग है। क्योंकि इसकी वजह ये भी है क्योंकि फेसबुक की ऑडियंस बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। हाँ, मतलब काफी टाइम हो गया उसको, हाँ। इस वजह से। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। तो यार हमने आपका ना बहुत टाइम ले लिया है, हम इसको एंड करते हैं क्योंकि काफी चीजें हो गई हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मोनेटाइजेशन एंड फाइनेंशियल पार्ट, कि इससे आप किस लेवल, मतलब ऑफ कोर्स देयर इज नो एंड टू अर्न किसी भी जगह पे, बट लेट्स से आप एक मीडियम से स्टार्ट लेवल पे हो, तो आप यूट्यूब से भी, यूट्यूब, फेसबुक जो भी है, इन सब से आपका जो प्रोडक्शन हाउस भी है, आप वाइड लेवल पे करते हो, इन सब से अब अगर आप अलग अलग बता दो कि कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द स्टार्टिंग पार्ट, इन द मिडिल पार्ट, एंड लेट्स से, हाँ इतना ही करते हैं, क्योंकि एंड तो कुछ है ही नहीं। एंड कुछ नहीं, सही बात है, एंड कुछ नहीं है। तो मैं बेसिकली
इसको कैसे वो करूं, क्योंकि सबके एक्चुअली बहुत तरह तरह के कंटेंट होते हैं। आप कितना लगा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि जैसे एक बंदा कोई रील बनाता है, रील से पैसे कमाता है, फेसबुक पे रील डालता है, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे पैसे बनाता है, या यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो बनाता है, व्लॉग करता है कोई, तो व्लॉग में उसके कोई फैमिली व्लॉग करता है तो उसका कोई खर्च नहीं है, अपने घर में ही है, अपना उसका ऑलरेडी घर है, तो उसका कोई प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसकी अर्निंग ऑब्वियसली उसका जो प्रॉफिट होगा ज्यादा होगा, क्योंकि उसका कुछ लग नहीं रहा है, उसका आ रहा है। तो उस टाइप के कंटेंट में आप स्टार्टिंग में ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। और ब्रांड वहां पे भी, आज का टाइम ऐसा है कि आपको कोई भी कंटेंट हो, ब्रांड को कोई ये नहीं फर्क पड़ता है कि आप प्रोडक्शन लेवल आपका है या नहीं है, वो इट इज जस्ट कि आप व्यूज ला रहे हो, आप कन्वर्जन दे रहे हो, तो आपको ब्रांड मिलेगा और आप पैसे कमाओगे। हमारा जो, क्योंकि हम फिक्शन का काम करते हैं तो हमारे में प्रॉफिट तो अच्छा होता है, पर एक्चुअली क्या होता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत इन्वॉल्व है। हाँ, हमारे आर्टिस्ट, कैमरा, डीओपी टीम, टेक्निकल टीम, एडिटिंग टीम, ये वो, तो काफी बड़ा वो एक हैवी इन्वेस्टमेंट भी होता है, जो एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा होता है। तो इस वाले मॉडल में जो है थोड़ा सा ड्रॉप, मतलब कि प्रॉफिट उस व्लॉग के कंपैरिजन में कम होता है। पर दूसरी चीज ये भी है कि हर आदमी का सपना होता है कि मैं एक्ट करूं, वो अब आप ये देखो आपको कॉस्ट क्या है, मतलब आपका प्रॉफिट क्या क्या है। प्रॉफिट में सिर्फ पैसा ही हमेशा नहीं होता है, प्रॉफिट तो मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। तो बेसिकली क्या है कि इनिशियली अगर मैं बोलूं तो, अब इनिशियली अगर आप इस टाइप का कंटेंट बनाते हो जो फिक्शन बेस्ड है, तो आपको इनिशियली बहुत कम प्रॉफिट होगा, आपका एक्सपेंडिचर बहुत समय तक होता जाएगा। आपको कम से कम, मुझे लगता है, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी अलग हो सकती है, पर आज के टाइम में भी मुझे लगता है कि कम से कम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने में आपको 1 साल लगेगा। हाँ, एक अच्छा प्रॉफिट से मतलब ये है कि आप महीने का 50,000 रुपये कमा सको, इसके लिए आपको 1 साल लगेगा, अगर अच्छा कंटेंट आप करते हो। बाकी लगने को और भी लग सकता है। और अगर आप ऐसा कंटेंट करते हो जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो आप वो चीज जो 1 साल में मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है वो आप 4-5 महीने में अचीव कर सकते हो, मतलब 50% टाइम में अचीव कर सकते हो। और बाकी आगे तो कोई एंड ही नहीं है। और प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आज के टाइम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। इवन अभी फेसबुक पे आप स्टोरीज डालते हो, उसका भी पैसा मिलता है, आप फोटो डालते हो, उसका भी पैसा मिलता है, आपके लोग कमेंट्स करते हैं, एंगेजमेंट होता है, उसका पैसा मिलता है, आप लाइव जाते हो, उसका पैसा मिलता है। तो एक्चुअली पैसा कमाने का बहुत सारा तरीका। अगर आप कोई भी बंदा अपने घर पे कुछ भी कंटेंट क्रिएट करता हो, किसी भी तरह का, इट इज जस्ट कि वो एंगेजिंग हो। अभी तो मैं तो जैसे पूरे पॉडकास्ट में मैं फिक्शन, फिल्म और इनकी बातें की, पर अगर मैं सिर्फ पैसे की बात करूं, अगर मान लो कि मुझे किसी को बोलना, भाई चलो तुम्हें पैसे कमाने हैं, और बोले भाई कुछ भी बता दो, तो मैं कहूंगा भाई फेसबुक अकाउंट बनाओ, और जो कंटेंट समझ में आता है, जैसे अभी महाकुंभ हो रहा था, अगर आप महाकुंभ चले गए, सिंपली कि भाई आज ये वाला पुल बंद है, कल वो वाला पुल बंद था, इंफॉर्मेशन बस आप देते जाओ कि ये ऐसा है, यहाँ पे ये लगा है, यहाँ पे ये लगा है, वहां पे वो लगा है, और आप लाख रुपए महीने आराम से कमा सकते हो, आराम से। ग्रेट। तो बस एक लास्ट चीज, जो आपने वाइड लेवल प्रोडक्शन बोला, यानी कि आप दूसरे लोगों के कंटेंट को अपने यहाँ पे प्रोड्यूस इन द सेंस कि आप उसको डायरेक्ट वगैरह करते हो, सारी चीजें आप प्रोड्यूस करके एक प्रोडक्ट देते हो, क्लाइंट्स होते हैं। तो दो चीज, इसमें कितने कहाँ तक मीडियम लेवल पे आपको कितना अर्न होता है, और दूसरी चीज आपको ये क्लाइंट्स को कोई अप्रोच कैसे करे, मतलब मिले कैसे उसे वो क्लाइंट? आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा, आपको डेक बनाना पड़ेगा क्लाइंट्स को अप्रोच करने के लिए, कि और रीच आउट करना पड़ेगा कि भाई हम ये काम करते हैं, ये हमारी प्रोफाइल है। और ढूंढे कैसे उन क्लाइंट्स को, कैसे ढूंढे कि लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे उन कंपनीज के मार्केटिंग टीम्स को कांटेक्ट करो, उनके जो भी मार्केटिंग हेड्स को कांटेक्ट करो, उनको अपना काम भेजो कि आपने ये किया है। और उसका काम ना हो तो आप इनिशियली जाओ किसी शॉप पे चले जाओ यार, किसी बड़ी शॉप पे चले जाओ, किसी कपड़े के बड़े ब्रांड पे चले जाओ, बोलो सर हम आपका काम फ्री में कर देंगे। पोर्टफोलियो बनाओ पहले बेसिकली,
2-4 जगह का अलग अलग प्रोजेक्ट का, कुछ छोटे स्टार्टअप्स को रीच आउट करो क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होते हैं बात करने के लिए। वो उनको कम पैसे में बनवाना है, आप भी कम पैसे में बनाओगे, आप पोर्टफोलियो पहले बनाओ, क्योंकि हमने भी शुरू में कुछ स्टार्टअप्स के लिए वीडियोस की हैं, क्योंकि उनके पास भी बजट नहीं होता था, हम भी कम बजट में काम करने को रेडी, हमें भी कोई अप्रोच, हमें भी चाहिए था कोई क्लाइंट, तो ऐसे किया और फिर धीरे धीरे बड़े क्लाइंट्स को फिर कनेक्ट से होता जाता है कि अच्छा वो उनको जानता है, वो उनको जानता है, ऐसे ऐसे फिर उसको रीच आउट किया। फिर वाया भी प्रोजेक्ट आता है, किसी ने कोई प्रोजेक्ट लिया, हम एक बार हम भी ऐसा करते हैं कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, बिलिंग हम अपने नाम पे लेते हैं हम किसी और को प्रोजेक्ट दे देते हैं, या फिर कई बार ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं कि किसी बड़ी कंपनी ने, जैसे हमने एक स्पॉटिफाई का प्रोजेक्ट किया था, एक पॉडकास्ट का, उनका 8 एपिसोड के पॉडकास्ट थे, तो उसका पूरा पोस्ट प्रोडक्शन हमारे यहाँ हुआ था। तो किसी और बड़ी कंपनी ने, स्पॉटिफाई ने डायरेक्टली हमें नहीं दिया, उसने किसी को दिया, फिर किसी ने किसी और को दिया, फिर किसी और ने हमें दिया, तो ऐसे चेन्स में काम होता है। तो आप रीच आउट करो, ऐसी कंपनीज को रीच आउट करो जो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको जाके बोलो कि भाई आपके पास कोई ऐसा काम आता है जो आप नहीं कर रहे हो, वो आप हमें दे दो, हम करके आपको डिलीवर कर देंगे। हाँ, तो अलग अलग तरीके हैं। लिंक्डइन एक सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप जहां जाके लोगों को रीच आउट कर सकते हो। ग्रेट यार, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मतलब हमने बहुत सारा टाइम ले लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, और कुछ भी आगे बचेगा हम दोबारा कोई पॉडकास्ट करते हैं, यश के साथ करेंगे इस बार, तुम दोनों की जुगलबंदी देखने के लिए। लेकिन यार ये तो मजेदार था, इसमें बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता थी जो मुझे पता चली तुम्हारे बारे में, और बहुत ही मजा आया, लिटरली बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। लाइक दिख रही थी वो एक्सपीरियंस, दिख रहा था तुम्हारे बातों में जो इतने सालों का रहा है, अप एंड डाउन रहा है, वो सारी चीजें तुम्हारे जो तुम बता रहे थे वो दिख रहा था कि तुमने फेस किया है, और वो भी ऐसे नहीं फेस किया कि तुम दुखी हो इस बात को लेके कि अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ, कि लाइक तुम्हें पता था कि हाँ अच्छा ठीक है, मतलब मुझे मेरा जो गोल है वो है, और मुझे बाकी किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, और जो भी रास्ते में, मतलब जो भी पाथ आपको जो भी प्रॉब्लम्स मिली, वो आपने शायद सच में हंसते हंसते अपने दोस्तों के साथ उसको काट लिया, और आई एम श्योर मतलब आगे जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। और या कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द स्टूडियो तुम्हारे लिटिल फिल्म सिटी। बाकी ये पॉडकास्ट तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा हुआ है, एंड या मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहा। बताते बताते मैं भी कई चीजों में मुझे भी कई चीजें से याद आई, अच्छा ये हुआ, ये मुझे भी ऐसा लग रहा है तुमसे बात करते हुए, ये पूरी जर्नी, क्योंकि शायद मैं किसी और से बात कर रहा था तो शायद इतना डिटेल नहीं दे पाता मैं, क्योंकि तुम मुझे स्कूल से भी जानती है, तो मैं भी खोज जाता कि यार मुझे ये कंटेंट, मतलब कंटेंट, अभी सब कुछ कंटेंट दिमाग में चल रहा है, पर नॉट कंटेंट, मतलब मैं अपनी मेमोरीज को रिकॉल करके स्कूल से छोटी छोटी चीजें जो मैं इतना सोच के नहीं आया था, स्कूल, कॉलेज, फिर पूरा करियर की जर्नी, और इवन मैं भी बोलते बोलते कुछ चीजों में मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया, मुझे कुछ चीजें याद आ जाती थी कि अरे यार ये भी हुआ था, फिर मैं भूल जाता था मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने उस मेमोरी में चला जाता था। तो इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी टॉकिंग टू यू ऑन कैमरा फॉर अ पॉडकास्ट। अभी जैसे हम नॉर्मली मिलते हैं उसमें एक अलग तरह, हम शायद इतना इस तरह से बात नहीं करते, हम ज्यादा फालतू की बकैती करते हैं, जिससे कोई जो है सेंस बनता है नहीं बनता, लेकिन आज हमने काफी फ्रूटफुल डिस्कशन किया, दैट वाज रियली नाइस। हाँ वही, मतलब क्योंकि वो हुआ ही नहीं ना, सब अपने में ही लगे थे, अपनी ही जर्नी जी रहे थे, तो शायद अब टाइम है उसको थोड़ा सा रिकॉल करने का कि वो जर्नी क्या रही है। क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हुई है, वो जर्नी जब वो बताते हैं ना, कई लोगों का अलग अलग स्ट्रगल रहता है, कई लोग की कुछ अच्छा कुछ बुरा, बट जब वो अब बैठ के वो अपनी जर्नी बताते हैं, आगे भी जर्नी है, बट अभी तक की जो जर्नी होती है ना, वो एक इवोल्यूशन जो था हमारा, वही जो तुमने बोला, बहुत ही अच्छा बोला, बचपन से लेकर एडल्टहुड की मैच्योर हो गए, वो अब शायद वो शुरू हो गया है मैच्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ माइंड, कि अच्छा अब आप चीजों को समझने लगे हो कि लाइफ में क्या क्या होता है, रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, काम कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें आप खुद अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो ये सारा आई थिंक हमने ना इसमें डिस्कस किया है, लाइक अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, आई थिंक जो मैंने नोटिस किया वो यही किया कि तुम किस तरह से इवॉल्व हुए हो। अगर कोई इंसान तुमको 5-6 साल पहले जो तुम्हें जानता होगा ना, लाइक जैसे कि 5-6 साल पहले ही मिला हो, उसके बाद मिला ही ना हो, वो समझ जाएगा कि तुम कितने ज्यादा मैच्योर या इवॉल्व, मेरे वर्ड में इवॉल्व हुए हो। लेकिन यार मजा बहुत आया, मतलब थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे भी काफी मजा आया, मतलब खुद अच्छा लगा। ये पूरा मेरे लिए ऐसे, मैं पूरी लाइफ ऐसे
पूरी सारा टाइमलाइन पूरी देख रहा हूँ कि ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ये Yeah, seriously. ठीक है, thank you so much again and all the best आपके काम के लिए. अभी हम मिले थे ना, वो आपको भी ऑल द दोबारा बेस्ट मिलेंगे. आपके अगले पॉडकास्ट के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स यार, तुम इतनी जल्दी आ गए. लिटरली मतलब कल मैंने पूछा फिर से और फिर आज हो गया, तो ये भी मुझे अच्छा लगा. तो या थैंक यू सो मच. चलो बाय. भाई तो हमारा मिलता है तो बहुत ही आराम से होता था यार. काफी चीजें की हमने. अभी भी करते हैं, बट वही है कि अभी थोड़ा फ्रिक्वेंसी कम हो गया है. लेकिन अब शादी हो गई है कि अब किसी की शादी शादियां हो मिलना गई. होता है, वरना फिर जो है सब अपने अपने काम में बिजी रहते अरे यार हम लोग तो जॉब के टाइम भी आते ही थे. हैं. नोएडा भी तो 2018 तक गाँव थी तो भी यहाँ पे सब मिलते रहते थे. 2018 तक मैं नोएडा में थी. तो हाँ, अंकिता यहाँ रहती थी जब तक, तो अंकिता काफी रेगुलरली यहाँ साथ में हम लोग सब मिला करते थे. तुम लोग, मेरा एक जूनियर है आकाश, लेकिन मुझसे कह रहा है कि हाँ ये आपके फ्रेंड्स है, ये मुझे मेट्रो में मिले थे, उन्होंने मुझसे जबरदस्ती अपना सब्सक्राइब कब की बात है भाई. मतलब तुम लोग को वो बोला होगा कि हाय मैं आपको जानता हूँ वीडियो, तो तुमने क्या सब्सक्राइब किया है? मैं फ्लाइंग थी. बहुत कम सब्सक्राइब कराया मैंने. चीज रही है मैं मेरे और यश में कि हम लोग कुछ शर्म आती थी ये कहने में कि यार सब्सक्राइब करो. हम लोग नहीं बोला कभी. 9th में हुआ था, हम लोग केमिस्ट्री लैब में कर रहे थे. उसमें कोई तो कोर्ट सीन था. मैं उसमें डायरेक्टर बनी हुई थी. 2021 में हम दोबारा मिले थे ना, वो जो गैप हुआ था, मतलब जब मैं आ गई थी लखनऊ, उसके बाद 2021 में मिथिला की शादी से वो मुझे याद है. और इसी चक्कर में तुम लोग अंकिता की शादी में नहीं आए थे. अब क्या करें, अब वो वाली हो गई. लेकिन कटक गए थे. जो है शूट चल रहा है पीछे, किसी ने वायर जो है हटा दी थी. जो कि ऑडियो बहुत वो एक बार ना कुछ ठोक रहे हैं पीछे. अब बताओ, मेरी सीए का कॉल था. चलो 2 मिनट. अबाउट मी खत्म हो गया. अब इससे ज्यादा अपने बारे में क्या बताऊं, खत्म हो गया. अब पता है ये पॉडकास्ट इतना अच्छा हुआ है, लंबा हुआ है कि मुझे ना बीच में रोकने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये खिंच तो गया. मैंने खिंच गया तो यार सुनते ही मतलब मजा आ रहा है. जो है इतना ज्यादा बड़ा हो गया, इसको एडिट कैसे करोगे? क्या 5 घंटे का डालोगे क्या?